बैठिए। आपके समक्ष भी अथर अमीर सफी उल खान, सेकेंड पोजीशन होल्डर, सबको पता होगा, सब लोग जानते हो, सीधे सीधे रूबरू हो गए, ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। अभी भिलवाड़ा में बदनौर सब डिवीजन के एसडीएम के रूप में काम कर रहे हैं और मैडम भी बगल में ही एसडीएम के रूप में कार्यरत हैं भिलवाड़ा में। और जो लोग भिलवाड़ा के होंगे, आप पता लगाओगे कि वहाँ के जो स्कूल्स हैं, जो जहाँ पे बच्चे नीचे बैठकर पढ़ते थे, चटाई पे पढ़ते थे, उन बच्चों के लिए बिल्कुल अलग व्यवस्था की गई है। वहाँ स्कूलों का लगभग कायाकल्प हुआ है, प्राइमरी स्कूल का, उस पर अब रिपोर्टिंग आनी शुरू हो गई है। कई बार जब आप बहुत अच्छा काम करते हो तो आगे लोग जाके वहाँ देखते हैं, परीक्षण करते हैं, फिर जाके उसकी रिपोर्टिंग, तो अब वहाँ की रिपोर्टिंग आनी शुरू हो गई है। आपको भी मैसेज मिलना शुरू होगा। ऐसा अवसर ना आप आईएएस बन के ही कर सकते हो। इतना कितने लोगों का भला कर सकते हो। और किसी भी जॉब में चले जाओ, आप हो सकता है एमएनसी में बहुत अच्छे पोस्ट पे आ जाओ, वो जो आत्मसंतुष्टि और जो लोगों के लिए काम करने का मौका मिलता है वो यहीं पे मिलेगा। आ जाओ इधर से, कौन आएगा? आप लोग आ जाओ, एक बार सम्मानित करो, संस्थान की तरफ से आ जाओ, आप ही लोग आके सम्मानित करो, अपने लिए गौरव की बात है ये। हाँ, हाँ बिल्कुल। हाँ हैं? हाँ बिल्कुल, आप लोग हो, आप लोग आ जाए, दो चार लोग और लोग आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल, ये आप लोगों का अवसर है, आप लोगों को सुनना है। तो एक बार ताली बजा लो आप सारे लोग। अथर का पहले प्रयास में ही सिलेक्शन हुआ था और आईआरटीएस मिला था पहले प्रयास में। बीटेक रहा है एजुकेशनल बैकग्राउंड में, और सेकेंड अटेम्प्ट में दूसरा पोजीशन आया, सेकेंड पोजीशन में सेकेंड रैंक आया। और उसके बाद पता ही होगा तो रैंक मायने नहीं करता है, अब सारा जीवन अलग दिशा में है। और यंग एज में आप बनते हो तो उसका लाभ अलग रहता है। आप अपने जॉब में टॉप पोस्ट को जाके टच करते हो और कोई टफ टास्क नहीं है। आप केवल सटीक तरीके से, सटीक मार्गदर्शन रहे और जम के पढ़ने वाली स्थिति रहे, देश दुनिया से थोड़ा सा अलग हट जाओ, तमाम अन्य चीज़ों से डिस्कनेक्ट हो जाओ, साल भर ठीक से पढ़ लोगे ना तो जीवन को आप दिशा दे सकते हो, शेप दे सकते हो। और चाहोगे कि सब हम अपने इच्छाओं की पूर्ति करते रहें, ये भी कर लें वो भी कर लें और आईएएस भी बन जाए, तो ऐसा नहीं होता है। तो आप पूरे फोकस के साथ आप पढ़ो, अच्छे लोगों का सानिध्य रखो, अच्छे लोगों का सानिध्य रखो जिनका वाइब्रेशन अच्छा हो, जिनसे मिलने के बाद आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता हो। ऐसा नहीं कि अगल बगल में सब गिरे हुए, मरे हुए, दबे हुए, निष्क्रिय टाइप के लोग रहें। हमेशा
निगेटिव बात करें तो आपके अंदर भी निगेटिविटी आ जाएगी और फिर धीरे धीरे आ जाओगे लेवल पे। तो वैसे लोगों से डिस्कनेक्ट होके अपने ऊपर भरोसा रखते हुए आसपास कम से कम ठीक तो कर ही सकते हो, और नहीं ठीक है तो आप उनसे डिस्कनेक्ट होके और अपना मेंटेन कर सकते हो। और एक बार ठीक से पढ़ोगे ना तो अभी भी टफ टास्क नहीं है, टफ तो बना दिया गया है, इतना भी टफ नहीं है, पढ़ने वालों के लिए अभी भी टफ नहीं है। सामग्री मगर सटीक रखो, ये फालतू की सामग्री 5-5 रैक 10-10 रैक मटेरियल रखने का, जिसके कमरे में 5 रैक मटेरियल रखा हुआ है किताबें और नोट्स, उनको तो जाना तय है, वे तो ध्यान कर लेना। आप भले ही वो बात माने या ना माने, अंत में तो आपको कॉन्साइज करना पड़ेगा, तब तो आप सर्वाइव करोगे फील्ड में, अदरवाइज सर्वाइव नहीं कर पाओगे। एग्जाम से पहले सब कुछ दिमाग में रहना चाहिए। तो आप इन सब चीज़ों को लेके चलो, और सुनने के लिए आए हो तो सीधे सीधे सुनो, जो बातें करनी हो, जो पूछना हो। हमने कहा फिलॉसफी छोड़ के बात करना, आप जो अपना अनुभव है कि आप इनसे सीखो, कैसे इन्होंने तैयारी की, किस तरीके से किया कि पहले प्रयास में सफल हो गए, और एकदम प्रोफेशनल अप्रोच के साथ तैयारी थी। कोई सेंटिमेंटल एस्पेक्ट नहीं कि सेंटी खा रहे हैं कि इनकी भक्ति कर रहे हैं तो फलाने जी की भक्ति कर रहे हैं। यहाँ तो आधे आए हैं दिल्ली मुखर्जी नगर में, तो दिन भर कोचिंग की भक्ति में लगे हुए हैं। कोचिंग की भक्ति करके क्या कर लोगे, बकवास टाइप का काम, उससे कौन सा रिजल्ट सुधरता है? जिससे आपको सही मायने में फायदा होता है, जिससे आप प्रश्नों का उत्तर लिखने की स्थिति में आते हो, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता हो, उसको आप इज्जत दो, चाहे वो सीनियर हो, चाहे जो टीचर हो, चाहे आपका मित्र हो, जिससे मिलने के बाद आपको पढ़ने का मन करता हो, लगता है कि मैं भी हो सकता हूँ। जिससे मिलने के बाद पढ़ने से विरक्ति होती हो, कॉन्फिडेंस डाउन होता हो, उसको डिस्कनेक्ट करो अपने पास से। और ऐसा करके चलोगे तो अपने आप छन के लोग रह जाएंगे आपके इर्द गिर्द, और फिर चलोगे तो कैसे नहीं होगा। तो सब कुछ मेहनत, लगन और थोड़ा मार्गदर्शन, इसकी ज़रूरत होती है, और फिर सफलता आपके पास होती है। और एक बार सफल हो गए तो समझ लो कि पूरा जीवन, आप जिस दिन सफल होते हो, पूरे आपके परिवार का जीवन बदल जाता है, आपकी फैमिली का स्टेटस बदल जाता है, आसपास वालों का नज़रिया बदल जाता है, सब कुछ चेंज हो जाता है अचानक। ये स्थिति होती है। एक रिजल्ट आपकी सारी कठिनाइयों को दूर कर देती है, आपके परिवार की कठिनाइयों को दूर कर देती है, आपके स्टेटस को बदल देती है, लोगों के दृष्टिकोण को बदल देती है। इसके लिए आपको केवल मेहनत करना है, ठीक लोगों के अंडर में मेहनत करो, 2-4 अच्छे लोग आपके संपर्क में होने चाहिए, और उतना पर्याप्त है सफल होने के लिए। ठीक है, आप सीधे सीधे सुनो अथर से तमाम चीज़ों को। ठीक है, ऐसे या उल्टा हो गया? उल्टा। ठीक है सर। हेलो, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? ऑल वेल? ओके। सो कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? किस किस की अच्छी चल रही है प्रिपरेशन? किसको बिल्कुल अभी आइडिया नहीं आ रहा क्या करना है? ओके ओके ओके। और अभी किसी आप में से किसी ने अभी प्रीलिम्स कोई लिखा या इस साल का लिखा? ओके। पेपर कैसा था? वाज द पेपर दिस टाइम? इट वाज डिफिकल्ट? ओके 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 ओके। सी व्हाट विल डू इज, हम लोग इस सेशन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक पार्ट में मैं आपसे कुछ चीज़ें बताना, शेयर करना चाहूँगा which I felt were helped me during my preparation and maybe of use to you as well in your preparation. ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एकदम से इसको ये है ना सत्य वचन या पत्थर की लकीर समझना है। हम में से जो भी प्रिपरेशन करता है, ये एकेडमी जाके और अच्छा पता चलता है कि अलग अलग जितने भी हैं, हर किसी की स्ट्रैटेजी अलग रही है। कुछ कॉमन कंपोनेंट्स रहते हैं, कुछ सिमिलैरिटीज़ रहती हैं, लेकिन लार्जली हर किसी का पढ़ाई का शेड्यूल, हर किसी का नोट्स में बनाने का तरीका, हर किसी का इवन मटेरियल अलग अलग रहता है। तो मेरा आपसे जो बातें करने का मतलब ये है कि मैं आपको अपनी स्ट्रैटेजी बताऊं, अपनी चीज़ें बताऊं जो मुझे हेल्प की है, उससे आप लोग फिगर आउट कर लो कि आपको कौन सी चीज़ हेल्प करती है। ओके, तो आप 2 लोग हैं,
तो इसकी स्ट्रैटेजी डेफिनेटली वुड बी डिफरेंट फ्रॉम योर्स, है ना। तो हर किसी को अपनी स्ट्रेंथ्स और अपनी वीकनेस के हिसाब से प्रिपरेशन करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी का ग्रेजुएशन में कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट रहा होगा, ठीक है, मान लीजिए उसने 3 साल या किसी ने मास्टर्स किया होगा, तो उसको नेचुरली शायद कम अटेंशन देना पड़ेगा उस सब्जेक्ट में। किसी ने अगर फ्रॉम द स्क्रैच नया एक सब्जेक्ट लिया है, ही माइट हैव टू पुट अ लिटिल बिट मोर एफर्ट, तो नेचुरली उनका जो बाकी बैलेंस वो भी इसी हिसाब से चेंज होता जाएगा। किसी की हो सकता है राइटिंग स्किल बहुत वीक हो, लिखने में अभी ही इज नॉट गेटिंग दैट लाइन एंड लेंथ वाइल राइटिंग, तो उसको उसमें राइटिंग प्रैक्टिस करने की और ज़्यादा ज़रूरत है। हो सकता है किसी की राइटिंग अपने आप में बहुत अच्छी हो सकता है कैन बी लिटिल ओके विद दैट। सो दिस थिंग्स स्टार्ट करने से पहले मेरे ख्याल से इस एग्ज़ाम को देखने का एक बहुत अच्छा तरीका मुझे किसी ने समझाया था, आई विल शेयर दैट विथ यू। आपको स्प्रिंट, आप समझते हैं स्प्रिंट क्या होता है? क्या होता है? 100 मीटर की दौड़ रेस, या 200 मीटर की दौड़, या 500 मीटर की दौड़। 500 मीटर की दौड़ होती है, उसमें क्या होता है? आप सबसे पहले पहुंचना होता है, आपको कम टाइम में पहुंचना होता है। तो उसमें क्या, हर कोई जो प्लेयर होता है वो क्या करता है? बहुत जोर से भागने की कोशिश करता है, क्योंकि उसके पास टाइम कम होता है। दूसरा होता है मैराथन या हाफ मैराथन। हाफ मैराथन 21 किलोमीटर का होता है, ठीक है। तो अगर आपको 40 किलोमीटर 42 किलोमीटर दौड़ने हैं, तो वो जो मैराथन रनर है वो एकदम से बहुत तेज नहीं भागता है। वो क्या करता है? वो स्लोली उसको पता होता है कि मुझे कहाँ पहुँचना है। तो हमारा जो एग्जाम है, हमारी जो प्रिपरेशन है, इट्स लाइक दैट मैराथन, इट्स नॉट लाइक दैट 100 मीटर रेस। ओके, तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारे लिए जो सबसे मेजर है ना कैरेक्टर एक सिविल सर्विस एस्पिरेंट के लिए जो होना चाहिए, दैट इज दैट परसिवियरेंस, दैट ग्रिट, है ना। और वो कंसिस्टेंसी कि मैं कंसिस्टेंटली अपने पूरे, चाहे 1 साल हो सकता है, 2 साल लग जाए, हो सकता है 3 साल लग जाए, हो सकता है 4 साल लग जाए, जितने भी टाइम हो उतने टाइम मैं मेहनत करूंगा। आई कीप ऑन वर्किंग टिल दैट टाइम। तो सो कंसिस्टेंसी विल बी द फर्स्ट फैक्टर। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि मान लीजिए अगर ये आपके दिन है, डेज, दिस इज द डेली टाइम, डेली स्टडी टाइम, या जो भी आप प्रिपरेशन टाइम है, ऐसा ना हो कि ये मान लीजिए 24 घंटे हो गए आपके, 12/6, ऐसे नहीं होना चाहिए कि आप पहले 20 घंटे कर लेते हो, है ना, फिर ये कभी ऊपर नीचे हो गया, ऐसे हो गया, और फिर नीचे ख़त्म। दिस शुड नॉट हैपन। आइडियली ये रहेगा कि मान लीजिए अगर आप फुल टाइम प्रिपरेशन करते हैं, आप 10 घंटे दे पाते हैं, 12 घंटे दे पाते हैं, तो आपका ये ग्राफ इस तरीके का होना चाहिए। ओके, सो इस चीज़ को सबसे पहले ध्यान में रखना है। इसलिए ये किस में हेल्प करेगा? जब आप अपना टाइम टेबल बनाते हो, जब आप अपना स्टडी टेबल बनाएंगे, टाइम टेबल बनाएंगे कि मैं से ऑप्शनल का ये 3 महीने रखे हैं मैंने, 5 महीने रखे हैं, मैं 1 हफ्ते का मेरा ये टारगेट रहेगा, 1 महीने का ये टारगेट रहेगा, तो वो टारगेट वो अपने को बड़े रियलिस्टिक सेट करने हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि मैं 2 दिन में फिलॉसफी ख़त्म कर लूँगा, है ना, 3 दिन में ज्योग्राफी, 5 दिन में हिस्ट्री, 2 दिन में पॉल साइंस या पॉलिटी, और 1 महीने में आई विल बी रेडी टू गो। दैट वुड नॉट हैपन, दैट्स नॉट पॉसिबल। तो आपने जो सबसे पहले ये करना है, ये फिगर आउट करना है कि मेरे पास कितना टाइम है। मुझे, आपके पास सिलेबस है एग्जाम का, है ना, पूरा सिलेबस है, इट्स अ वेरी गुड डिटेल्ड सिलेबस। एटलीस्ट मेंस के लिए तो बिल्कुल क्लियर कट सिलेबस रहता है, प्री के लिए इट्स स्लाइटली ब्रॉड, बट मेंस के लिए बड़ा क्लियर कट सिलेबस रहता है। तो सिलेबस को अपने सामने रखना है, और सबसे पहले ये अपना टाइम मैनेजमेंट को फिगर आउट करना है कि मुझे कितना पढ़ना है, किस सब्जेक्ट में, मेरे पास कितने कितने टॉपिक्स हैं, और मुझे उसमें टाइम कितना लगेगा, और मेरा डेली रूटीन क्या रहेगा। मैं डेली कैसे ये इंश्योर कर पाऊँ कि जो अगर मुझे 10 घंटे पढ़ना है, 12 घंटे पढ़ना है, तो वो 10 घंटे या 12 घंटे में प्रोडक्टिवली कैसे पढ़ूँ। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट यू विल हैव टू डू। और मेरे हिसाब से जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, तो द फर्स्ट थिंग दैट वन शुड मेमोराइज, द फर्स्ट थिंग दैट वन शुड कीप readily available in your mind,
इज एग्जाम सिलेबस। तो सिलेबस आपके बिल्कुल दिमाग में टिप ऑफ द टंग होना चाहिए कि प्रीलिम्स में क्या क्या है वो आपको क्लियर ही होगा। मेंस में पेपर 1 में कौन कौन से टॉपिक्स हैं, पेपर 1 में कौन कौन से सब टॉपिक्स हैं, पेपर 2 में क्या क्या है, पेपर 3 में क्या क्या है, आपके ऑप्शनल में पेपर 1 का सिलेबस क्या है, पेपर 2 का सिलेबस क्या है, उनके सब टॉपिक्स, आपको ये सब चीज़ें बिल्कुल क्लियर होना चाहिए आपको। एक बार सिलेबस अगर क्लियर हो जाए तो लाइफ बड़ी आसान हो जाती है। एक तो क्या है, एग्ज़ाम में हम लोग को बड़ा डर रहता है कि एग्ज़ाम बड़ा मुश्किल है या क्या क्या आता होगा एग्ज़ाम में। जब हम एग्ज़ाम का सिलेबस अच्छे से देख लेते हैं तो हमारे लिए एग्ज़ाम थोड़ा सा डिमिस्टिफाई हो जाता है। वी नो कि ये सब टॉपिक्स हैं, इसमें से कुछ खतरनाक तो कुछ लग नहीं रहा, तो विल बी एबल टू डू इट, नंबर 1। नंबर 2, हमारे लिए इट्स नॉट सफिशेंट टू नो व्हाट टू रीड, इट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू नो व्हाट नॉट टू रीड, है ना। अगर आप अभी जाओगे बाहर कोई मार्केट में फोटोशॉप की ये जो फोटोकॉपी की दुकान पे, इतना ज़्यादा मटेरियल है और किसी भी बुक को हाथ लगाओगे आपको लगेगा बहुत इम्पोर्टेंट, शायद इसी में से होगा, है ना। लेकिन अगर सब कुछ देख लेंगे तो देन इट वोंट बी पॉसिबल। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हमें ये ध्यान में रहे कि मुझे पढ़ना क्या है और मुझे क्या नहीं पढ़ना है। इसलिए सिलेबस और पुराने पेपर्स, जो ओल्ड पेपर्स पिछले 10 ईयर के पेपर्स हैं, मेंस के हों, प्री के हों, तो वो आपको कई बार देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक और चीज़ में ये हेल्प करेगा, फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, है ना। तो न्यूज़पेपर अगर आप एक दिन, कौन कौन पढ़ता है बाय द वे न्यूज़पेपर डेली? अच्छा, कौन कौन नहीं पढ़ता है? तो जिन्होंने हाथ खड़ा नहीं किया वो क्या करते हैं, उनको पता नहीं है वो पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं। नहीं, हाँ, न्यूज़पेपर मेरे ख्याल से एग्ज़ाम का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। अगर आप कोई सा भी न्यूज़पेपर देख लोगे, से हिंदू आपने उठाया, इंडियन एक्सप्रेस उठाया, अगर वो न्यूज़पेपर आप पहले पेज से लेकर लास्ट पेज तक पढ़ने लग जाओगे, आपको 2 दिन, एक दिन पूरा न्यूज़पेपर में ही लगेगा, है ना। काफ़ी लोगों को ऐसा होता होगा 5 घंटे 10 घंटे लग रहे हैं न्यूज़पेपर पढ़ने में, फिर परेशानी हो जाती है, लगता है कुछ पढ़ा ही नहीं। सो अगर ये हो रहा है तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि वी स्टिल हैव नॉट फिगर्ड आउट क्या एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, क्या नहीं है। तो एग्ज़ाम का जो सिलेबस है, पुराने जो पेपर्स हैं, दे हेल्प यू डिसाइड दिस कि न्यूज़पेपर है, इसमें देयर समथिंग ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस, कोई नेशनल इम्पोर्टेंस का कोई इशू है, कोई पॉलिसी, गवर्नमेंट की कोई नई पॉलिसी है, गवर्नमेंट का कोई नया स्कीम है, कोई मेजर इंसिडेंट है, ग्लोबली कुछ हुआ है, किसी का विजिट है, कोई मेजर ग्लोबल प्रोटोकॉल है, कोई ग्लोबल अग्रीमेंट हुआ है, या इकोनॉमी रिलेटेड कुछ मेजर पॉलिसी स्टेटमेंट है, इकोनॉमिक सर्वे रिलेटेड कुछ आया हुआ है। हमारे जो मान लीजिए एग्रीकल्चर एक अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है सिलेबस में, तो एग्रीकल्चर के बारे में कुछ आया हुआ है, एग्रीकल्चरल रूरल डिस्ट्रेस के बारे में कुछ आया हुआ है, हमारी ग्रोथ के बारे में कुछ आया हुआ है, कोई नया टैक्सेशन में कुछ चेंज हुआ है, फिस्कल पॉलिसी, फिस्कल वो हमारे सिलेबस में है। इसी तरह से मान इन्फ्लेशन के रिलेटेड कुछ इंडिसेस आया है, आरबीआई का कोई नया पॉलिसी चेंज आया है, पॉलिसी रेट में चेंज आया है, जैसे हर 2 महीने में एक वो बाई मंथली पॉलिसी स्टेटमेंट आता है, जिसमें अभी दे हैव रिड्यूस बाय सम 25 बेसिस पॉइंट्स। तो ये सब, या एनवायरनमेंट रिलेटेड कुछ आया है, कुछ नया स्पीशीज़ मिला है, कोई एक्सटिंक्शन हो रहा है, कोई मेजर, है ना, एनवायरनमेंट के बारे में कोई मेन इशू डिस्कस हो रहा है। सो ऑल दोज थिंग्स, यू नो, ये आपको अगर सिलेबस देखोगे कैन इजीली कोरिलेट, ये कहीं ना कहीं मेरे सिलेबस में जुड़ा हुआ है, आई विल हैव टू रीड दैट। इसके कंपैरिजन में अगर कोई इशू है, एक पार्टी के किसी बंदे ने ये कहा, दूसरे पार्टी वाले ने ये कहा, ये चीज़, दैट वोंट बी ऑफ दैट मच ऑफ इम्पॉर्टेंट टू अस, बिकॉज एज अ स्टूडेंट सिविल सर्विसेज का फिलहाल। तो ये चीज़ फिगर आउट करने के लिए भी इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट हम लोग एग्जाम सिलेबस को बहुत अच्छे से, राइट, हाँ, ओके। तो दिस इज वेयर वी स्टार्ट। कैन आई सिट? मैं एक्चुअली क्या है, आई हैव कम फ्रॉम, मैं कश्मीर गया हुआ था एंड इट वाज 14 डिग्रीज देयर, सो 14-15, एनीवेज दैट्स फाइन। सो ये दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट वन हैज़ टू टेक केयर ऑफ। सेकेंड थिंग इज, जब हम लोग प्रिपरेशन करते हैं, अब प्रिपरेशन में अपने टाइम को सबसे प्रोडक्टिवली यूज़ करना है,
कई बार हम लोग वो ये भी कहते हैं ना, वी टॉक अबाउट समथिंग कॉल्ड स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क इज नॉट सफिशिएंट, स्मार्ट वर्क करना है. नाउ व्हाट इज स्मार्ट वर्क? I'll give you an example. I wrote the exam twice. तो फर्स्ट टाइम मैंने फिलॉसफी, बट तब आई वॉज इन कॉलेज, तो मैं कुछ थोड़ा सा इसको प्रिपेयर ठीक से कर नहीं पाया था. सो जब रिजल्ट आया, आई गॉट वेरी लेस मार्क्स इन माई फिलॉसफी ऑप्शनल. सो नेक्स्ट टाइम व्हाट आई डिड वाज, आई डिड नॉट रीड एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रैच. मैंने क्या किया, जो फिलॉसफी के पिछले आपके पास बुकलेट रहती है ना, दी होगी 10 ईयर 20 ईयर्स पेपर, आई रोट आंसर टू ईच एंड एवरी क्वेश्चन इन दैट बुकलेट. कुछ नहीं किया मैंने. आई डिड नॉट रीड बहुत ज़्यादा अलग कोई बुक्स कहीं से लेके आया. जो मटेरियल आपके पास है द सेम मटेरियल, बट मैंने उसको प्रिपरेशन को एग्जाम ओरिएंटेशन दे दी, रादर देन रीडिंग और फिर से सुपरफिशियली करने की कोशिश से. मैंने ये किया कि जो भी क्वेश्चंस थे, इन क्वेश्चंस को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर करने की कोशिश की. तो मैंने नोटबुक उठाई, उसमें मैंने चैप्टर वाइज आंसर्स लिखे. जब एग्जाम आया तो मैं जो भी क्वेश्चंस आते थे वो क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी लिखे हुए थे. आई हैड रिटन दोज आंसर्स, सो आई कुड स्ट्रेट अवे स्टार्ट राइटिंग दोज आंसर्स विदाउट थिंकिंग, विदाउट ट्राइंग टू रिकॉल. सो इट इज, एंड आई गॉट ऑलमोस्ट अमंग द हाईएस्ट मार्क्स नेक्स्ट ईयर इन ऑप्शनल. सो अब इसके कंपैरिजन में मेरे साथ और भी लोग थे जिनका पहली बार जो फिलॉसफी में नहीं हुआ था. उन्होंने वही किया, और कहीं से मटेरियल लाएंगे, किसी और इंस्टीट्यूट से मटेरियल लाएंगे, इग्नो का लेके आएंगे, किसी कोई और बुक्स लेके आ गए. बट बाय द टाइम एग्जाम वाज नियर, उनकी जो प्रिपरेशन थी दैट वाज नॉट कंप्लीट. आपको भी गर्मी लग रही है क्या? सॉरी. ठीक है. सो सबसे पहला पॉइंट जो हमने डिस्कस किया, दैट इज एग्जाम सिलेबस एंड ओल्ड पेपर्स. सो दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर द व्हाट पार्ट ऑफ योर एग्जाम, है ना. जनरली हम लोग जब बात करते हैं किसी भी चीज़ के बारे में, these 3 things are very important. What, how and why. So I started with this what part, कि जब भी आप कोई भी एग्जाम किसी भी चीज़ के लिए प्रिपेयर करते हैं तो इट्स इंपॉर्टेंट टू नो फर्स्ट व्हाट इज दिस एग्जाम ऑल अबाउट. ये एग्जाम क्या है, इसमें क्या पूछा जाता है, सो दैट वन हैज़ टू बी एब्सोल्युटली क्लियर अबाउट. Right now second part आता है फिर how to do it, and I'll tell you how I try to do it. तो the first thing how part में जो आएगा, that is of course your time management. कि टाइम को बेस्ट कैसे यूटिलाइज किया जाए, इसके लिए आपका टाइम टेबल बहुत ज़रूरी है. सेकेंड इज हमारा जो स्टडी मटेरियल होता है. स्टडी मटेरियल में माय ओनली एडवाइस वुड बी, नंबर 1, कहते हैं ना, कट द क्लटर, एंड नंबर 2, कंसोलिडेट. मटेरियल ऐसा नहीं करना है जो भी कहीं पे मिलता है वो सब लेके आना है. मटेरियल को जितना आप नैरो डाउन आज से ही करोगे उतना ज्यादा आपको यूजफुल हो जाएगा. तो इसलिए जो भी फालतू चीजें हैं उनको नहीं लाना है. अगर आप मैगजीन पढ़ते हैं तो रीड 1 मैगजीन 10 times रादर देन रीडिंग 10 मैगजीन्स वंस. ओके, तो वो चीज ये करना है. तीसरा, जो सब्जेक्ट वाइज आपका मटेरियल है इसको कंसोलिडेट करना है. कंसोलिडेट करने से ये मतलब है, जैसे अगर आप आर्ट एंड कल्चर देखोगे तो आर्ट एंड कल्चर के लिए शायद आप लोग एनसीईआरटी भी पढ़ते हो, आप कोचिंग के नोट्स भी पढ़ते हो, और कोई नितिन सिंघानिया की बुक है वो भी पढ़ते हो, स्पेक्ट्रम की किसी के पास होगी कोई, वो भी पढ़ता है, कोई और नीचे मटेरियल मिल गया वो भी पढ़ेगा, मैगजीन में कुछ आ गया वो भी पढ़ेगा. या एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के लिए आप वो कोई बुक पढ़ते हो, फिर कहीं नोट्स मिल जाते हैं वो भी पढ़ते हो, एनसीईआरटी का वो भी पढ़ते हो, साइंस एंड टेक में कुछ पढ़ा है वो भी पढ़ते हो, मैं करंट अफेयर्स में आ गया वो भी पढ़ते हो. फिर क्या होता है, जब हम लोग ये तो पढ़ लिया अभी आपने, आपके पास टाइम है, लेकिन जो ही एग्जाम पास में आ जाएगा यू विल नॉट बी एबल टू रिवाइज
उसमें से चीजें। आप रिवाइज नहीं करके जाओगे तो आपको बहुत लैक ऑफ कॉन्फिडेंस फील होगा और आप एग्जाम में डेफिनेटली गलत कर लोगे। इसलिए आज से ही अपने मटेरियल को कंसोलिडेट करना है। यू शुड हैव वन मेन सोर्स। प्लस एड ऑन्स। जैसे अगर आपने आर्ट एंड कल्चर में नितिन सिंघानिया की फॉर एग्जाम्पल दैट बुक अगर आप पढ़ते हो, कोई दूसरा भी पढ़ सकता है, आई एम नॉट जीज, उसको अपने मेन सोर्स बनाया कि ये बुक तो मैं या ये मटेरियल तो मैं पढ़ ही रहा हूं, ये मुझे पढ़ना ही पढ़ना है, ये मैं रिवाइज करूंगा। अब अगर मैं किसी और बुक से किसी और जगह से कुछ मिलता है मुझे, तो मैं उसको नोट डाउन करके या उस पेज को काट के या जैसे भी करके इसके साथ अटैच करूंगा। मेरे पास, ठीक है, कि मेरे पास क्या है, चाहे फाइल है आपकी या आपके पास यही बुक है, इसमें आप ऐड कर सकते हो पेजेस है, जैसे भी करना है, लेकिन ये इंश्योर करना है कि आपके पास रिवाइज करने के लिए बस एक मटेरियल है। उसी में आपने कॉर्नर में लिख दिया है, पेज ऐड किए हैं या साथ में कुछ फाइल टाइप बनाई हुई है, लेकिन आपके पास एक ही मटेरियल है जिससे आप पढ़ रहे हो और इसी मटेरियल को आप बहुत बार रिवाइज करोगे। अगर आप ये नहीं करोगे, इफ यू अगर रिवाइज ये अगर आप ऐसे नहीं करोगे, आपके पास बहुत बिखरा हुआ मटेरियल आएगा, आप वो कभी रिवाइज नहीं कर पाओगे और आप रिवाइज नहीं कर पाओगे तो देन उसको पढ़ने का ही कोई फायदा नहीं होगा, वो एग्जाम तक आप पहुंचा ही नहीं पाओगे। ठीक है, सो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और क्लटर का यही मतलब है कि जो फालतू चीजें हैं वो पढ़ने की जरूरत नहीं है। हमारा जो एग्जाम का सिलेबस है ये बहुत ही इलेबोरेट है, तो आप टॉपिक वाइज पढ़ते जाओ, है ना। पहले ये टॉपिक कंप्लीट किया, सेकंड टॉपिक, थर्ड टॉपिक, फोर्थ टॉपिक। अगर मान लीजिए आपके पास बुक है, पहले आप जो मेन टॉपिक्स हैं उनको कंप्लीट करें, फिर आप बुक में अगर कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स दिए हुए वो उसके बाद पढ़ लें। फर्स्ट कंप्लीट द बेयर मिनिमम, वंस दैट इज डन देन यू हैव ऑल द फ्रीडम इन द वर्ल्ड, आप जितना चाहे उतना पढ़ सकते हैं। ओके, सो दैट इज नंबर सेकंड। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वन वुड बी प्रैक्टिस। आपको प्री के लिए भी और मेंस के लिए भी ये दोनों चीजें बहुत ज्यादा करना पड़ेगा। सो प्रैक्टिस, कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, दैट यू विल हैव टू डू। वो आपको बहुत अच्छे से करना पड़ेगा। इसमें कोई प्री के लिए मुझे पर्सनली ऐसा लगता है शायद मेन से ज्यादा डिफिकल्ट प्री है। अक्सर लोगों को ऐसा लगता है। देयर इज अ लॉट ऑफ लक फैक्टर आल्सो इन्वॉल्व्ड प्री में। देयर इज आल्सो लॉट ऑफ, है ना, अनसर्टेनिटी भी है। हो सकता है आपने जो पढ़ा वो पूछा ही नहीं गया हो। और प्री में भी आप में से जिसने भी दिया होगा, आपको लगा होगा ऐसा कि जब आपने वहाँ पे अटेम्प्ट किए होंगे, आपने 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए होंगे 100 में से, 70 में से वहाँ पे लगा होगा आपको मैंने 60 शायद ठीक कर लिए या 50 मेरे शायद ठीक हो गए। फिर घर आ गए वापस, वहाँ देखा उसमें से 40 गलत थे। तो ये चीज़, फिर इंसान पागल हो जाता है कि ये क्या हो गया। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनको एग्जाम में मेजर क्वेश्चंस 10-20 क्वेश्चन तो मिलते हैं जो शायद पढ़े नहीं हो या जो देखे नहीं हो, लेकिन बहुत कम ऐसा बंदा कोई होता होगा जिसको ऐसे 60 या 70 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो उसने बिल्कुल देखे ही नहीं हो। एटलीस्ट 50-60 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनको आपने अच्छे से पढ़ा भी होगा, शायद प्रिपेयर भी किया होगा, लेकिन फिर भी आप गलत करके आ जाते हो, है ना। इसका रीजन यही है कि हम लोग प्रैक्टिस नहीं करते हैं। प्रैक्टिस का क्या मतलब है? एक तो जब हम लोग कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं, ठीक है, आपने हिस्ट्री में कोई चैप्टर पढ़ा, तो जब हम पढ़ते हैं तो देयर इज समथिंग कॉल्ड रीडिंग बिटवीन द लाइंस, है ना। एक चैप्टर में 10 पेज हैं, तो 10 पेज में देयर इज इतनी सारी इंफॉर्मेशन है। हम लोग वो सारी इंफॉर्मेशन एक ही लेवल ऑफ प्रायोरिटी से पढ़ते हैं। हमें लगता है ये सब इंपॉर्टेंट है, उसी हिसाब से पढ़ते हैं। लेकिन उस चैप्टर में से हो सकता है ऐसे 100 पॉइंट हो, ऐसे 50 पॉइंट्स हो, 50 चीजें हो जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिन पे हमें ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होती है। जब हम नॉर्मली चैप्टर पढ़ते हैं तो हम लोग ये फिगर आउट नहीं कर पाते इसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होगा। लेकिन जब उसी चैप्टर के हम वो क्वेश्चंस करते हैं, उन क्वेश्चन से हमारे सामने वो पॉइंट्स हाईलाइट हो जाते हैं कि इस चैप्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। ओके। दूसरा, जब आप कोई चैप्टर पढ़ते हो, इसमें कोई फैक्ट लिखा हुआ है, कोई डेट है, कोई आर्ग्यूमेंट है या कोई नाम है,
तो ये याद रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मेमोराइज। लेकिन अगर इसी चीज के बारे में आप एक क्वेश्चन करते हो, उस पर दिमाग लगता है, जब आप दिमाग लगाते हो उस पर, तो वो दिमाग में वो सिनेप्सिस स्ट्रांग हो जाते हैं, हमारे दिमाग में वो बैठ जाता है, और वो क्वेश्चन से जो इन्फॉर्मेशन, जो नॉलेज आपके पास आएगी वो आप कभी नहीं भूलोगे। इसलिए क्वेश्चंस को जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा अच्छा है। तो माई सजेशन इज, व्हाट आई यूज्ड टू डू इज, एक क्वेश्चन बैंक अभी तो मेरे ख्याल से और भी अच्छे अच्छे आते होंगे। उन दिनों एक वो TMH की CSAT इसकी बुक आती थी, प्री की, मोटी सी, बहुत मोटी बुक। उस बुक के एंड में हर चैप्टर पे लगभग 300-400 क्वेश्चन होते थे। मैं अपने मटेरियल से, जो आप लोग पढ़ते हो उसी मटेरियल से पढ़ाई करता था, बट ये क्वेश्चन जिसके में 300-400 क्वेश्चन हर चैप्टर के एंड पे, आई वुड सॉल्व दैट। कई बार ऐसा भी हुआ है, कुछ टॉपिक्स जो मैंने नहीं पढ़े हैं, लेकिन मैंने फिर भी उन टॉपिक्स के वो क्वेश्चंस 1-2-3 बार अटेम्प्ट किए हैं। लक्ष्मीकांत अब हर कोई पढ़ता है, लक्ष्मीकांत के लास्ट में मेरे ख्याल से कुछ हजार के आसपास 600-700 ऐसे कुछ क्वेश्चंस, आई डोंट नो द एग्जैक्ट नंबर। तो वो क्वेश्चंस भी करें आप, उससे भी आप देख लेना, आपको आपने वो चैप्टर पढ़ा होगा, क्वेश्चन करोगे, क्वेश्चन फिर भी गलत होगा आप, ये चीज, बट उसको बार बार करना है, क्वेश्चंस को बार बार करना है। प्री के लिए मेरे ख्याल से द शॉर्ट वे टू क्रॉस प्री इज बाय अटेम्प्टिंग एज मेनी क्वेश्चंस एज पॉसिबल। अगर आपने चैप्टर पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, वो क्वेश्चंस आप जरूर अटेम्प्ट करें, ठीक है? दिस हैज टू बी डन। सेम इज विथ मेंस। मेन एग्जाम में क्या है? मेन एग्जाम इज, सी, इसके पास बड़ा, हमारे पास बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी होता है मेन एग्जाम में। प्री में तो अगर हमने बहुत अच्छे से पढ़ा भी है, मान लीजिए गलती से भी ऊपर नीचे हो गया, दैट्स गॉन, या कुछ उस समय क्लिक नहीं कर पाया, दैट्स गॉन। बट मेन एग्जाम में हमारे पास क्वेश्चन होता है, हमारे पास स्पेस होती है, इट्स टाइम कि हम वहाँ पे अपना बेस्ट दिखा पाए। अब हमने अगर बहुत ज़्यादा पढ़ा होगा, वी नो ऑल द थिंग्स, लेकिन हम वहाँ पे सही से लिख नहीं पाते हैं, लिख नहीं पाए, तो उसका फ़ायदा नहीं होगा, फिर वो पढ़ने का फ़ायदा ही नहीं होगा। एग्जामिनर के सामने हम नहीं है, एग्जामिनर के सामने हमारी मेहनत नहीं है, एग्जामिनर हमको देखता ही नहीं है ये दिन रात पढ़ाई कर रहा था या कितना ये किया है, इसने पूरी गुफा में घुस गया था, ही वाज जस्ट प्रिपेयरिंग दैट, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, वो वही देखेगा जो हमने वहाँ पे लिखा है। अब एग्जाम में उस आंसर का, उस क्वेश्चन का कैसे टू द पॉइंट आंसर लिखें, जो एग्जामिनर ने पूछा है वही लिखना है ना? इट्स लाइक यू डोंट हैव टू राइट व्हाट यू नो, ठीक है, यू हैव टू राइट व्हाट इज बीइंग आस्क्ड। वहां पे क्या करना है, जो आपको पता है, आपने बहुत अच्छे से टॉपिक प्रिपेयर किया होगा, वो नहीं लिखना है, उसको मतलब ही नहीं है आपको आपने कितना पढ़ा है, वो जो पूछा है वो लिखना है। इट्स लाइक वेन डायग्राम आपको पता होगा, है ना, गोल। मान लीजिए ये क्वेश्चन है, ठीक है, तो दिस इज द क्वेश्चन जो एग्जामिनर ने एक्सपेक्ट करता है कि आप, मैं ये चाह रहा हूं कि आप ये आंसर लिखोगे। तो जब हम लोग आंसर लिखते हैं तो हम लोग, आंसर हमारा ऐसे होता है, दिस इज आवर आंसर, ओके। मतलब वो ये वाला जो सर्कल का पोर्शन है, ये एक्सपेक्ट करता है, हम लोग अक्सर ये आंसर लिखते हैं। 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो वो हमें इस चीज के मार्क्स, क्वेश्चन आंसर मार्क्स दे देता है। ये जो ये ओवरलैप है, मान लीजिए ये 2 है तो वो 2 में से 10 में से 2 दे देगा। अभी भी यहाँ पे भी आंसर राइटिंग करते होंगे क्या क्लास में, टीचर 2 मार्क्स दे देता है, 3 मार्क्स दे देता है, तो दिस इज दिस। वो 2 मार्क्स कौन से थे? मैंने तो पूरे 2 पेज लिखे थे, है ना, तो 2 पेज में वो वही मार्क्स दे देता है जो वो चाह रहा था, और हमने कौन सा पोर्शन उसका लिखा है। अब इसको यहां तक कैसे पहुंचाएं? कि हमारे उनके क्वेश्चन और हमारे आंसर में अच्छा खासा मेजर ओवरलैप हो, ठीक है। इसके लिए द ओनली वे इज प्रैक्टिस। हियर यू कैन गेट से 7 out of 10 और 6 out of 10। हम लोग इसलिए क्या है, जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो प्रैक्टिस करते करते हमें पता चल जाता है कि मुझे क्या नहीं लिखना है, मैं क्या फालतू लिख रहा हूं, मुझे जो है एग्जामिनर और क्या चाह रहा है और मैं क्या गलत लिख रहा हूं।
तो ये चीजें तभी आएंगी जब हम प्रैक्टिस अच्छे से करेंगे, है ना। और प्रैक्टिस करने में सबसे मुश्किल पार्ट होता है प्रैक्टिस स्टार्ट करना, राइट, है ना। हम लोग स्कूल में फ्रिक्शन पढ़ा होगा आप लोगों ने, है ना। फ्रिक्शन हम दो तरह की होती है, कई तरह की होती है, दो ब्रॉड तरीके होते हैं। एक होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, एक होता है काइनेटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन मतलब वो फोर्स फ्रिक्शन का जब बॉडीज दो रेस्ट पे हो, जब रिलेटिव मोशन नहीं हो, है ना, उस टाइम पे जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अप्लाई होता है, दैट इज स्टैटिक वन। फ्रिक्शन जब दो बॉडीज एक चल भी रही हो तब भी एक फ्रिक्शन होती है, उसको काइनेटिक फ्रिक्शन कहते हैं। और हमेशा कोएफिशिएंट ऑफ दैट स्टैटिक फ्रिक्शन इज हायर देन काइनेटिक फ्रिक्शन। मतलब एक बॉडी को सबसे, अगर रेस्ट पे है, इसको पहले धक्का देने में, पहले स्टार्ट करने में सबसे ज्यादा ये लगता है, एनर्जी लगती है, एज कंपेयर टू जब भी एक बार पटरी पे आ जाए। इट्स लाइक ट्रेन में सबसे ज्यादा इंजन का जो डीजल जलता है या जो भी फ्यूल जलता है वो इंजन को स्टार्ट करने में जलता है ना। लेकिन एक बार इंजन स्टार्ट हुआ, फिर उसके बाद पर यूनिट टाइम में जितना उसमें तेल या डीजल या कोल या फ्यूल जो भी इलेक्ट्रिसिटी जलती है वो कम रहता है। तो इसलिए ये चीज, इससे डरना नहीं है। दिस हैज टू बी केप्ट इन माइंड कि मैं प्रैक्टिस मुझे नहीं करता था, जब मैं करूंगा तो मुझे गलतियां होंगी, मुझे बहुत डर होगा, मैं लिख नहीं पाऊंगा, मैं बहुत हेजिटेट करूंगा, लेकिन प्रैक्टिस करनी है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो लाइफ वुड बी रियली डिफिकल्ट। तो अब मैंने आपको खुद की फिलॉसफी का एग्जाम्पल देके बताया। द ओनली थिंग दैट चेंज मेरे 2 अटेम्प्ट्स में वॉज माई प्रैक्टिस, कि मैंने मेंस के लिए कितनी ज़्यादा प्रैक्टिस की, कितनी, इनफैक्ट प्री और जो हमारा मेंस के बीच का वो टाइम होता है, मैंने इसमें कुछ 21 टेस्ट्स लिखे। कुछ 2-3 महीने होते हैं वो, 2-3 महीने में मैंने 21 टेस्ट खाली फिलॉसफी के लिखे। पेपर उठा के कहीं मिलते थे, या यहाँ क्लासेस में भी जो टेस्ट सीरीज रहती है वो टेस्ट सीरीज प्लस ये चीज़, तो 21 टेस्ट में ऑलमोस्ट एवरीथिंग वाज कवर्ड। और खुद तो मैंने खुद प्रैक्टिस की हुई थी, दैट इट हेल्प्ड अ लॉट। हाँ, वो 2 चीज़ें हैं। हाउ डू यू एनालाइज योर आंसर्स? नंबर 1 इज यू शो इट टू समवन, दैट कैन बी आपका बगल वाला। एंड वी हैव अ गुड हैबिट, स्पेशली यूपीएससी एस्पिरेंट्स, वी आर वेरी क्रिटिकल ऑफ ईच अदर, है ना। तो गलतियां निकालने में हम लोग एक्सपर्ट होते हैं, दैट हेल्प्स हियर। अगर आप बगल वाले को दिखाओ या दूसरे को दिखाओ, उसको खुद लिखना आता हो या नहीं आता हो, बट ही हैज द सेंस कि तुमने अच्छा लिखा है या नहीं लिखा है, तो वो चीज कर सकते हो। एंड आई एम श्योर जो आप टीचर्स वगैरह भी हैं, दे विल आल्सो हेल्प यू आउट। और दूसरा ये भी होता है, जब आप एक बार आंसर लिखते हो उसके बाद रीड दैट थिंग अगेन, फिर आपको फिर से पता चलता है अच्छा इसमें और क्या हो सकता है। और एक ऑनेस्ट, है ना, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ऑनेस्टी, अपने साथ बिल्कुल ऑनेस्ट रहना है, कि तभी जाके फायदा होता है। ऑनेस्टी से मैं एक और चीज आपको समझाऊंगा। व्हाट आई यूज्ड टू डू इज, प्री के लिए पर्टिकुलरली हम में से काफी सारे लोग, हम पेपर लेके आते हैं मार्केट से एंड वी स्टार्ट प्रैक्टिसिंग। सो हम क्या करते हैं, क्वेश्चन देखा सही हुआ नहीं, फिर आंसर देखा तो कर लिया, है ना। वो ऐसे करते हैं, अक्सर लोग ऐसे ही करते हैं, क्वेश्चन देख के फिर साथ में की वगैरह देख ली और हो गई पूरी प्रैक्टिस। ऐसे ही होता है ना। व्हाट आई यूज्ड टू डू इज, मैं कई बार अगर की साथ में आ जाए पेपर के, मैं की फाड़ देता था। आई वुड कीप इट समवेयर। पेपर उठाया, OMR शीट अगर आप व्हाट्सएप पे भी सर्च करोगे तो या मार्केट में भी देखोगे, अभी खूब सारे मिल जाते हैं, है ना, फोटोकॉपी OMR शीट्स का। तो गेट दैट OMR शीट अपने पास और सीधे गड़ी रखो, स्टार्ट राइटिंग। OMR पे आपको डॉट डालना है ना। डॉट डालना इज अ डिसीजन, है ना, कि आपने ले लिया है, इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आप वैसे क्वेश्चन करते हो, कैसे, बिना ये टिक मार के की देख के, तो उसमें आप पूरा दिमाग नहीं लगाते हो। इसमें जब आपको डॉट डालना होता है, इट्स लाइक साइनिंग ऑन ए फाइल, है ना। इसमें आपको यू हैव टू अप्लाई योर माइंड, और जब वो दैट एप्लीकेशन ऑफ माइंड इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर इसमें आपने किए सॉल्व 100 क्वेश्चंस, उसके बाद की देखो, जो जो ठीक है उसको मार्क करो, गलत करो, आपको पता चलेगा। पहले आ गए 30 नंबर, दूसरे में आप कैलकुलेट करो अच्छे से, तो वो ऑनेस्टी विल हेल्प यू।
ठीक है, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि जब आप अभी क्वेश्चंस या सी टेस्ट लिखते हो यू नीड टू गेट अबव 100 या 110 मार्क्स. अभी ये इंपॉर्टेंट अगर आपके पास BC है, नेक्स्ट में दैट शुड गो टू 30, नेक्स्ट में इट शुड गो टू 40. अगर आप पहले आपके 30 क्वेश्चन गलत होते हैं, अब वो गलत BC होने चाहिए, है ना. अगर आपके पहले नेगेटिव 30 चले जाते थे, अब वो 25 ही हो जाने चाहिए. तो दैट ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट इज इंपॉर्टेंट. बट उसके लिए अपने आप को ऑनेस्टली इवेल्युएट करना बहुत ज़्यादा जरूरी है. दैट यू विल हैव टू डू. ओके, सो दैट वाज प्रैक्टिस पार्ट. इसमें जस्ट अ कपल ऑफ थिंग्स मोर. एक तो जब आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो एक आंसर राइटिंग एक आप अच्छे से सीख ही लोगे. I'll just spend 5 minutes on answer writing. I think आपके लिए हेल्पफुल होगा. आई थिंक साथ में बनना चाहिए. हाँ, ये भी एक ये चीज़ है. काफ़ी सारे लोगों को ये हो जाता है कि एग्जाम में कैसे करें. व्हाट आई यूज टू डू प्री में पर्टिकुलरली कि मानो ये 5 क्वेश्चन एक पेज हैं, 6, 7, 8, 9, 10 सो फोर्थ. मैं पहले आके आई विल स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. मुझसे आता है, ठीक है, इफ आई नो इट, तो मैं जो पेंसिल होता है, पेंसिल से उसे मार्क करता था OMR पे. OMR पे यू हैव टू डू इट विद ए ब्लैक पेन. पेंसिल से नहीं चलता है वो, बट आई विल स्टिल पुट ए पेंसिल से वहाँ पे मार्क, क्योंकि पेंसिल के ऊपर आप ब्लैक से फिर आप ये कर सकते हो. अगर मुझे क्वेश्चन बिल्कुल आता है तो मैं इसको टिक करता था, तो अपने लिए आंसर पे थोड़ा डॉट डालता था कि मुझे पता चले मैंने इसमें आंसर क्या किया है. सो दिस इज क्वेश्चन. अगर मुझे क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें मुझे डाउट है कि मुझे दिमाग लगाना है इसमें, बट आई हैव रेड इट. ऐसे होता है कि क्लिक नहीं करता है उस टाइम पे, मैं इस पे गोल लगाता था. दिस इज द फर्स्ट राउंड. फिर जब पहला तो था कि आई वॉज श्योर अबाउट इट, तो मैंने इस पे टिक किया. तीसरा क्वेश्चन है मैंने सुना नहीं है, तो मैं इसमें क्रॉस लगाता था. तो फिर इसी तरह से चलते गए. जब एक राउंड हुआ तो यू फिगर आउट कि मेरे 40 क्वेश्चन थे या 40 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन थे, 30-40 क्वेश्चन जिनमें मैं बिल्कुल श्योर हूँ. तो मैं फिर सेकेंड राउंड में एक तो इस क्वेश्चन को फिर से एक बार देख लेता ताकि वेदर आई एम श्योर, तो मैं उसको ब्लैक कर देता साथ में. देन आई विल गो टू द सेकंड क्वेश्चन जिसमें मुझे डाउट था. इस पे आई विल स्पेंड टाइम. सो पहला राउंड में अगर 3 घंटे हैं, 3 घंटे में से आपने 1-1.5 घंटा पहले उस राउंड में लगा दिया या 1 घंटा लगा दिया, हाफ द टाइम लेट्स से, या 2 घंटे भी लग जाए, नॉट एन इशू. फिर सेकंड जो आपका 1 घंटा बचा हुआ है, उसमें यू फोकस मोर ऑन दीज क्वेश्चंस. कौन से? जिनमें जो आपने किए हैं और आपको इसमें लगता है कि आप कर पाओगे. तो इसमें आप इल्यूमिनेशन वगैरह लगा के, इसमें भी आप यू डू सेम. जो क्वेश्चन हो गया उस पर आप टिक मारी. जो मान लीजिए ये क्वेश्चन था, ये आपसे नहीं हो रहा है, फिर बाद में यू अपने क्रॉस मारा. तो सेकेंड इस राउंड में आपको ऑलमोस्ट आधा घंटा और लगेगा. तो दे वुड बी मेरे ख्याल से कुछ 15-20 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो सेकेंड में, 40 आपके पहले प्लस 40-45 प्लस ये 20, अराउंड 65 क्वेश्चंस आप 2.5 घंटे में यू विल हैव फिगर्ड आउट. लास्ट में यू विल हैव दैट हाफ एन आवर टाइम ऐसे में, जिसमें आप ये कोशिश कर सकते हो. ये जो बड़े मुश्किल से थे, इसमें से भी 4-5 आप फिगर आउट कर पाओगे. तो लगभग 70-75 तक यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट आराम से. अगर इफ इट्स ए डिफिकल्ट पेपर, अगर पेपर अच्छा है तो हो सकता है आप 80 तक भी कर सकते हैं, 90 भी कर सकते हैं. बट आई फाइंड कि लेवल एग्जाम का पेपर कैसा होता है, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू हैव मोर देन 80 एक्यूरेट आंसर्स या 90 एक्यूरेट आंसर्स. अदरवाइज यू हैव टू बी एक्सट्रीमली ब्रिलियंट. तो ये भी नहीं करना है कि नेगेटिव मार्किंग हो. इससे क्या होता है, आपको टाइम भी बच जाता है एंड आप इजीली पता चल जाता है आपको मुझे टाइम किस पे लगाना है, किस पे नहीं लगाना है. नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि काफ़ी सारे लोग क्वेश्चन देखते ही नहीं है. कुछ क्वेश्चन उनसे लास्ट के छूट जाते हैं कि पहले मैं टाइम ये लग गया, फिर इसमें बहुत दिमाग लगाया, फिर इसमें बहुत दिमाग लगाया, इसमें 2 दिमाग, वो नहीं करना है. और OMR शीट में भी यही ध्यान रखना है कि वो आप साथ साथ में भरें. उससे ये होगा, नहीं तो लास्ट में हो सकता है कम टाइम बचे, हड़बड़ी में आपने एक ऊपर किया है ना, तो वो गलती नहीं, वो गलती थी, उस पर भी ध्यान देना है. और जब आप OMR शीट पे खुद प्रैक्टिस करते हो ना, खुद, विच आई वाज टेलिंग यू, फिर आपको बड़ा इजी हो जाता है वो, दैट यू विल बी एबल टू डू. सो मेंस के लिए जो आंसर्स है, जस्ट टू कंटिन्यू विथ द हाउ पार्ट, आंसर राइटिंग में
बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं, आई विल जस्ट टेक फ्यू मिनट्स। 2-3 चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, है ना। क्वेश्चन आधा काम आधी जंग हमारी हो गई अगर हमें क्वेश्चन अच्छे से समझ आ जाए, है ना। दूसरा, कभी भी गलती से भी बिना क्वेश्चन कम से कम 2 बार पूरा पढ़े लिखना शुरू नहीं करना है, ठीक है। कई बार क्या होता है, हमने क्वेश्चन देखा बहुत इजी है लेकिन लास्ट में देखा नहीं, वो चीज खुद ही बता रहा है, वो शायद कुछ और चीज पूछ रहा था, ठीक। तो क्वेश्चन को बहुत अच्छे से देखना है, क्वेश्चन को समझना है, एंड इट्स अ गुड थिंग अगर आप जो क्वेश्चन है इसको पार्ट्स में ब्रेक करें। ट्राई टू ब्रेक डाउन क्वेश्चन इन अ फ्यू पार्ट्स, ठीक है। उससे क्या होता है, जब आप क्वेश्चन को 2-3 यू डोंट मिस आउट ऑन ए क्वेश्चन। जो ये सेम वही बात है, ये है ना कि जब वो कह रहा था, आई वाज टेलिंग यू, ये ओवरलैप। इसमें क्या होता है कि जब हम लिखने लग जाते हैं तो अगर आप मान लीजिए हर क्वेश्चन में देयर वुड बी 2-3 पार्ट्स। तो कोई क्वेश्चन अगर किसी के पास हो, वी कैन डिस्कस दैट। से फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन अगर हो से चल जाएगा, दैट्स ऑलराइट। कोई सा भी क्वेश्चन बता, वी कैन जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट। जैसे कोई ये क्वेश्चन है, इसमें लिखा हुआ है व्हाई ग्रीन रेवोल्यूशन लॉस्ट इट्स स्टीम एंड इंडिया नीड्स येट अनदर ग्रीन रेवोल्यूशन और एवरग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है। आई विल जस्ट राइट इट डाउन। ये आप अपनी जैसे हिंदी में है तो उसमें आप उस हिसाब से देख लें। जस्ट एन एग्जाम्पल, नथिंग मच। लॉस्ट इट्स स्टीम एंड इंडिया नीड्स yet another green revolution or evergreen revolution. Discuss. Okay. सबसे पहले क्वेश्चन को थोड़ा समझना है। क्वेश्चन समझ, आपने ग्रीन रेवोल्यूशन हर किसी ने पढ़ा होगा, तो हम में से कम 30% ऐसे होंगे जो ग्रीन रेवोल्यूशन देखते ही शुरू हो जाएंगे एंड दे स्टार्ट राइटिंग अबाउट ग्रीन रेवोल्यूशन वाज दिस, ग्रीन रेवोल्यूशन वाज दैट, एक पेज 2 पेज ग्रीन रेवोल्यूशन पे खत्म, एंड दे विल से मैंने बहुत अच्छा पेपर किया। क्वेश्चन को समझना है पहले कि यही जो दिस इज द अप्रोच कि ब्रेक डाउन। सबसे पहले क्या पूछा इसने, व्हाई ग्रीन रेवोल्यूशन लॉस्ट इट्स स्टीम, तो ये एक पोर्शन हो गया क्वेश्चन का। एंड इंडिया नीड्स अनदर ग्रीन रेवोल्यूशन और एवरग्रीन रेवोल्यूशन। सो ये ब्रॉडली 2 पार्ट है। तो अगर मुझे ये आंसर लिखना होता, सबसे पहले ये चीज ध्यान रखना है, एग्जामिनर को पता है ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है। ओके, एग्जामिनर हमसे ग्रीन रेवोल्यूशन नहीं पूछा, इसने क्लियर लिखा है पे व्हाई ग्रीन रेवोल्यूशन। एक कहता है ग्रीन रेवोल्यूशन पता है मुझे। अब अगर आप सीधे लिखने लग जाओगे ग्रीन रेवोल्यूशन वाज दिस एंड दैट, ये हुआ, हाई यील्डिंग वैरायटीज आई, फर्टिलाइजर्स थे, इरिगेशन, ऑल दैट, तो उसमें आपका आधा टाइम और आधा स्पेस जाएगा, इट विल फेच नो मार्क्स। तो फर्स्ट सीधे पार्ट ये था ना, आप इसको यही, इनफैक्ट अगर आप आंसर भी लिखना चाहो तो आप आंसर ऐसे भी लिख सकते हो। फर्स्ट पार्ट, व्हाई ग्रीन रेवोल्यूशन लॉस्ट इट्स स्टीम इन इंडिया, ठीक है। तो सीधे स्टार्ट विथ पॉइंट्स। नंबर 1 क्या हुआ, नंबर 2, नंबर 3 इट वाज कन्फाइंड टू, जैसे फॉर एग्जांपल एक रीजन ये है कि इट वाज कन्फाइंड टू फ्यू क्रॉप्स
राइस और वीट के बगैर हम इसको ज़्यादा एक्सपेंड नहीं कर पाए. इट वॉज हमारी जो एक तो था, इट वॉज फॉर एग्जाम्पल कन्फाइंड टू अ फ्यू क्रॉप्स, से राइस और wheat, it could not be expanded. थोड़ा सा लिख दिया. दूसरा पॉइंट ये हो सकता है हमारे यहाँ लैंड रिफॉर्म्स इज अनदर मेजर इशू, कि लैंड रिफॉर्म्स हुए नहीं है. स्टिल आवर लैंड होल्डिंग्स ऑलमोस्ट मोर देन 80% ऑफ लैंड होल्डिंग्स आर लेस देन अ हेक्टेयर, है ना. सो दैट कैन बी वन मोर. तो इसको आप इलॉबरेट करोगे. तीसरा फॉर एग्जाम्पल ये हो सकता है कि लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट या इनएडिक्वेट इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड डेवलपमेंट. हमने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं किया ये चीज़. इसी तरह से लैक ऑफ मार्केट अपॉर्चुनिटीज़, या स्टिल इसमें APMCs का पढ़ते हो आप, ये मार्केट ड्रिवन नहीं है, वो सब हर्डल्स. तो यू कैन राइट दैट डाउन. सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन. नंबर सेकेंड वुड बी व्हाट? सेकेंड पार्ट इज व्हाई इंडिया नीड्स अनदर ग्रीन रेवोल्यूशन. ठीक है. तो पहला पार्ट आपने लिखा कि व्हाई इट लॉस्ट इट्स स्कीम. सेकेंड पार्ट वुड बी व्हाई इंडिया नीड्स अनदर ग्रीन रेवोल्यूशन. तो उसमें अब रीजन लिखना पड़ेगा क्या, कि स्टिल मोर देन 55 और 52% ऑफ पीपल आर डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर फॉर एम्प्लॉयमेंट, है ना. स्टिल हमारे लिए फूड सिक्योरिटी इज एन इशू, एंड इन ऑर्डर टू एंश्योर, है ना, सिग्निफिकेंट capital or significant revenue to our farmers from agriculture, we have to ensure that per capita income, agriculture incomes increase. तो ये कुछ चीजें आप लिख दोगे. थर्ड पार्ट वुड बी नाउ हाउ. अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, समझे आप. So question was why green revolution lost its steam and India needs another green revolution or evergreen revolution. Without वेस्टिंग द टाइम टॉकिंग अबाउट ग्रीन रेवोल्यूशन, हो सकता है एक लाइन आप पहले ग्रीन रेवोल्यूशन लिख भी सकते हो कि कब क्या स्टार्ट हुआ था, विद द इंट्रोडक्शन ऑफ हाई यील्डिंग वेराइटीज एंड इम्प्रूविंग इरिगेशन, जो भी था फैसिलिटीज. सो कैसे ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ, कब थोड़ा बहुत स्टार्ट हुआ, यू कैन राइट अ फ्यू लाइन्स. बट अनफॉर्चुनेटली, यू नो, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ग्रीन रेवोल्यूशन हैज लॉस्ट इट्स स्टीम बिकॉज पॉइंट 1 2 3 4 5 हो गया. नाउ सेकेंड, इंडिया, गिवन द circumstances और सोशो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया, इंडिया नीड्स अनदर ग्रीन रेवोल्यूशन. फिर बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस लिख दिए 4-5 पॉइंट्स. सो आपने पूरा क्वेश्चन आपने किया. देन वुड बी द कंक्लूजन. तो कंक्लूजन यहाँ पे रहेगा, इन ऑर्डर टू have another green revolution or evergreen revolution, we need to do this. तो you write 3-4 points. आपको 7 नंबर से कम एक बिल्कुल नहीं देगा. There is nothing that you have missed in the question. क्या आपने ये भी लिख दिया क्यों खो गया, ये भी लिख दिया क्यों चाहिए, और अब चाहिए तो क्या करना है. और इस आपको टाइम भी इसमें बहुत कम लगेगा. आपने क्या किया, आपने क्वेश्चन को सिंपली ब्रेक डाउन किया. तो ब्रेक डाउन से एक तो स्ट्रक्चर आ जाता है, हमें सोचने में बड़ा इजी हो जाता है, और पढ़ने वाले को भी बड़ा इजी हो जाता है. ठीक है, ऑल राइट. तो दिस यू विल हैव टू लर्न. ट्राई टू, आपको जो है मोस्टली पॉइंट्स में लिखने की कोशिश करनी है. पैराग्राफ्स हो तो कुछ किसी क्वेश्चन में थोड़ा सा पैराग्राफ्स लगता है, बट आइडियली GS जैसे पेपर्स में मोस्टली आई बिलीव जो पॉइंट्स में लिखना इट बिकम्स अ लिटिल इजियर. इट विल वेरी फ्रॉम क्वेश्चन टू क्वेश्चन. फिलॉसफी में अक्सर जो इंट्रोडक्शन रहता है उसमें कई बार हम लोग, मान लीजिए ये पूछा है व्हाट इज सिंथेटिक अप्रियोरी जजमेंट या सिंथेटिक अप्रियोरी जजमेंट डिस्कस. तो इंट्रोडक्शन हैज टू बी कि सिंथेटिक, इसको लोकेट करना है कि ये कांट के फिलॉसफी में उसका एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है सिंथेटिक अप्रियोरी जजमेंट एंड व्हाट इट मीन्स. तो उस हिसाब से तो उसमें जो इंट्रोडक्शन होगा, दैट इंट्रोडक्शन शुड हेल्प the examiner identify, locate the concept. It should be, it's like an address. ये address की तरह होना चाहिए.
कि आप उसमें बता रहे हो कि ये है, फिर आप लिख दो कि कौन से व्हाट वर द आर्ग्यूमेंट्स, पहले व्हाट इज सिंथेटिक अ प्रायोरी जजमेंट, फिर लिखोगे आप। पहले तो आपने लिखा कि ये कांट की फिलॉसफी में था, इस तरह से था, क्यों था, थोड़ा बहुत ये लिखा आपने। फिर आपने लिखा कि क्या है, तो उसमें डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा होगा। फिर आप लिखोगे उसने क्या आर्ग्यूमेंट्स दिए थे इसके लिए। फिर आप लिखोगे फिलॉसफी, बिकॉज इट्स फिलॉसफी, क्रिटिसिज्म, व्हाट इज रॉन्ग विथ इट, दैट विल मेक योर कंप्लीट आंसर। और हर किसी पार्ट को कन्फाइन करना है। नॉर्मली अगर आप इंट्रोडक्शन लिखते हैं, अगर 200 वर्ड का क्वेश्चन है, इफ एक अच्छे आंसर में देयर इज एन इंट्रोडक्शन, दिस बॉडी, दिस कंक्लूजन। ये चीज याद रखना है कि जब हम मेंस का आंसर लिख रहे होते हैं, इंट्रोडक्शन हेल्प्स टू ग्रैब एग्जामिनर्स अटेंशन, बट इट डज नॉट फेच अस मार्क्स। ये बिल्कुल नहीं, गलती नहीं करनी है कि मैं इंट्रोडक्शन ही बहुत धमाकेदार लिखूंगा। इंट्रोडक्शन से वो मार्क्स नहीं देगा हमें। इंट्रोडक्शन से हम अपनी, है ना, वो क्या बोलते हैं, क्या बांधते हैं, व्हाट इज दैट वर्ड कॉल्ड, हाँ नहीं समा नहीं यार, एक हाँ एक सारा माहौल बना लेते हैं। मेन जो देगा वो बॉडी एंड कंक्लूजन, दिस बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट। इंट्रोडक्शन इज गुड आंसर, इट शुड हैव अ गुड इंट्रोडक्शन, बट इट हैज टू बी शॉर्ट, इट हैज टू बी प्रिसाइज। इसमें बहुत ज्यादा आप बीटिंग अराउंड द बुश करोगे तो यही हालत हो जाएगी। ये आपका इंट्रोडक्शन है, इसमें कोई नंबर नहीं दिया, बॉडी आपने थोड़ी सी लिख दी। तो मेन पार्ट्स में ये करना है। तो इंट्रोडक्शन में आप अगर है तो आप 50 वर्ड लिख दीजिए, 50-60, डोंट बी इतना कोई स्टिक नहीं। मैंने आंसर्स में, कई सारे आंसर्स में 200 वर्ड थे, आई रोट मोर देन 200 वर्ड्स, कुछ में कम लिख दिया। मतलब एकदम से इसको पत्थर की लकीर नहीं समझना, वहाँ स्पेस होता है कि आपको, ये आपका है, यू हैव टू मैनेज। आपके 25 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन आपको 3 घंटे में करने हैं, अच्छे लिखने हैं सभी, दैट इज योर हेडेक, तो उसको ध्यान रखना है। फिर बॉडी आप अराउंड, अगर 150 वर्ड्स के अराउंड है, इट मीन्स आप 100 से 160 वर्ड 180 वर्ड्स भी लिखते हैं, लास्ट में हैव एटलीस्ट 50-60 वर्ड्स फॉर 50 वर्ड्स फॉर कंक्लूजन। अगर 250 वर्ड्स का क्वेश्चन है, अगर 200 का है तो आप इसी अकॉर्डिंगली इसको कम करेंगे। तो बॉडी में ये हेल्प करता है। और आंसर्स में ट्राई टू, जैसे हमने ब्रेक किया क्वेश्चन को, उस ब्रेक जो अपने टुकड़े बनाए, उस टुकड़े को एक पार्ट बनाओ, सब पार्ट, और उसको क्लियर कर दो। ठीक है, सब पार्ट के लिए आपको इंट्रोडक्शन हेडिंग की जरूरत नहीं। मैं सीरियसली कह रहा हूँ, कुछ क्वेश्चंस जो मेरे पास लास्ट में कम टाइम था, जैसे यही था क्वेश्चन, ये मान लीजिए 19वां क्वेश्चन था, 20वां क्वेश्चन था, तो आई हैड टू राइट द आंसर, इंट्रोडक्शन नहीं था, मैं सीधे लिख दिया पहले पार्ट, व्हाई इंडिया द ग्रीन रेवोल्यूशन लॉस्ट टीम, पॉइंट्स, व्हाई इज, फॉर एग्जांपल सेम क्वेश्चन, व्हाई इज ग्रीन रेवोल्यूशन नीडेड, पॉइंट्स, व्हाट शुड बी डन। मतलब इंट्रोडक्शन भी मैंने क्वेश्चन, टू मेक इट क्लियर, आइडिया इज टू मेक इट क्लियर। तो आप क्वेश्चन को ब्रेक करके फिर आप क्रिटिसिज्म कर लिखें, फिर आप मेन बॉडी लिखें, तो डू दैट। लिंकअप नेचुरली आपको बनाने की, और इसको बहुत ज़्यादा सोचो मत इस पर। जब आपने लिख लिया सिंथेटिक अप्रोरी जजमेंट से कांटियन फिलॉसफी में ऐसे है, ये आपने थोड़ा सा लिख दिया, फिर आपने नेक्स्ट पार्ट तो बॉडी आ ही जाएगी कि व्हाट इज सिंथेटिक अप्रोरी जजमेंट में क्या एक्सप्लेन करने की कोशिश की, कैसे किया, वो कनेक्शन अपने आप में बन जाएगा। बट एकदम कंप्लीटली अनरिलेटेड भी नहीं होना चाहिए। ग्रीन रेवोल्यूशन में अगर आप इंट्रोडक्शन लिखते हो, ग्रीन रेवोल्यूशन वाज दिस, बाय इंट्रोडक्शन ऑफ दिस एंड दिस, ग्रीन रेवोल्यूशन में हमने ये किया था, वो तो ऑटोमेटिकली उसके साथ लिंकअप हो जाएगा। ठीक है, तो एकदम से इसको अब मैं कौन सी तार जोड़ना, उतना ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। दैट विल, उससे क्या हो जाए, अनड्यू हम लोग ही प्रेशराइज हो जाते हैं। जब आप कहानी सुनाते हैं कहीं पे, जब हम बात करते हैं, तो हमारी बातों में कनेक्शन होता है। अब हमें वो एकदम एक्सप्लिसिट कनेक्शन बताने की जरूरत नहीं है ना, कि ये ऐसी बात हुई, फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं, आंसर ऐसे लिखना है, इट इज अंडरस्टूड कि ये आंसर मेंस का है, तो मुझे हर बार ये बोलने की जरूरत नहीं है कि ये मेंस में आंसर आप ऐसे लिखोगे, दैट्स सॉर्ट ऑफ अंडरस्टूड। तो वो चीजों का ध्यान रखना है। सो ठीक है, पॉइंट्स में वुड हेल्प यू अगर आप पॉइंट्स में लिखेंगे। और जीएस में, ऑप्शनल में इट मे नॉट हेल्प, जीएस में या जहाँ जहाँ फ्लो डायग्राम चार्ट बना सकते हैं, यू कैन डू दैट ऑल्सो मेक्स योर इलस्ट्रेशन गुड। और सबसे और एक इम्पॉर्टेंट बात,
is your handwriting. हैंड राइटिंग अच्छी होनी चाहिए. अब हैंड राइटिंग अच्छी होने का ये मतलब नहीं है इट हैज टू बी ब्यूटिफुल. नो, इट हैज टू बी लेजिबल. लेजिबल का क्या मतलब हुआ कि जो पढ़ पाए. ऐसा ना हो कि लिखे मन पढ़े खुदा, कि हम लिख दिया और फिर उसके बाद खुद भी पढ़ा नहीं जाता है. होता है ना ऐसा कई बार. तो क्लास में नींद आती होगी, पीछे कुछ पढ़ रहे हैं, फिर कुछ भी वो मच्छर मार रहे हैं. तो ऐसा नहीं होना चाहिए. अगर आपकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है तो अब देखें मेरी हैंडराइटिंग में क्या प्रॉब्लम है. या तो हैंडराइटिंग में प्रॉब्लम हो सकता है कि हम लोग वर्ड्स इतने छोटे लिख रहे हैं, इतने बड़े लिख रहे हैं कि ठीक नहीं हो रहे, या बहुत तंग तंग लिख रहे हैं. तो अगर आप अच्छा भी नहीं है तो कोशिश करें कि जैसे वर्ड्स के बीच में स्पेस ठीक ठाक दे दें, इतना जंबल नहीं करें. दूसरा, जब आप इसे प्रैक्टिस से भी आ जाता है कि जब आप प्रैक्टिस करते हो तो आप कटिंग बहुत कम करते हो. फिर आपका एक फ्लो बन जाता है, एक रिदम बन जाता है, फिर आप कट नहीं करते हो. नहीं तो क्या है, फिर लिख दिया फिर कट किया, फिर लिख दिया फिर कट किया, तो वो आधा इट टेक्स अवे, है ना. वो अपने आप को एग्जामिनर की उस शूज में डालना है कि अगर मैं एग्जाम पेपर चेक कर रहा होता तो मुझे क्या ठीक लगता. तो वो चीज़, या किसी की हैंडराइटिंग बहुत अच्छी होती है, सबकी नहीं होती है, बट दैट्स नॉट एन इशू. देयर आर वेज ऑफ डूइंग इट. तो हैंडराइटिंग में कोई क्लास लेने की जरूरत नहीं है. बस साफ साफ लिखें, दूर दूर लिखें, दैट शुड सफाइस. हो सकता है जैसे शॉर्ट आंसर हो, बहुत शॉर्ट, तो उसमें आपको इंट्रोडक्शन कंक्लूजन लिखने की जरूरत नहीं है. कुछ क्वेश्चंस में आपको, जैसे यही वाला क्वेश्चन था, इसमें दिमाग ये रहता है कि कंक्लूजन में क्या लिखें. तो मुझे कई बार देयर इज लॉट ऑफ क्वेश्चंस में वे फॉरवर्ड. पेपर जीएस के पेपर 2 में, पेपर 3 में इट विल हेल्प. स्पेशली पेपर 1 में मे और मे नॉट, बिकॉज हिस्ट्री में उतना है नहीं, पेपर 2 में, कि जब अगर कंक्लूजन पहुंचे तो आप कंक्लूड कैसे करें. इट्स ऑलवेज गुड टू कंक्लूड विथ वे फॉरवर्ड. फॉर एग्जाम्पल, अगर एक क्वेश्चन आया हुआ है से एजुकेशन सिस्टम के ऊपर आया हुआ है ना, कि स्टिल आज कॉलेजेस एंड स्कूल्स आर प्रोवाइडिंग अनएम्प्लॉयबल यूथ. ठीक है, ये है. अपन जब कंक्लूजन पे पहुंचे, हमने लिखा कि क्यों. सबसे पहले कॉलेजेस स्कूल्स में हमारे पास आप लिख दोगे बच्चे इतने हैं, डिविडेंड थोड़ा सा ये है, डेमोग्राफिक डिविडेंड लिख दिया. फिर हमारे एजुकेशन सिस्टम में क्या इश्यूज हैं, अभी वोकेशनल ट्रेनिंग का ये नहीं है, वो नहीं है, वो सब चीज़ें आपने लिख दी. क्वालिटी पे आप बात करोगे, ओवरऑल डेवलपमेंट में बात करोगे, आपने लिख दिया ये. अब कंक्लूजन में क्या रहेगा, इसके लिए बहुत अच्छा कंक्लूजन यही रहेगा कि हम लिख दें व्हाट इज द वे फॉरवर्ड, कि हमें क्या करना चाहिए. उसमें आप 2-3 पॉइंट दे दें, दैट्स अ गुड कंक्लूजन. कोई से चाइल्ड अब्यूज पे क्वेश्चन आया है या जेंडर डिस्क्रिमिनेशन पे क्वेश्चन आया है, ठीक है. सो इंडिया इज विटनेसिंग एन अनफॉर्चुनेट सर्ज इन फिजिकल वायलेंस अगेंस्ट वुमेन. कि हमारे देश में बदकिस्मती से हमारी महिलाओं के खिलाफ अत्याचार या फिजिकल वायलेंस के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं. ठीक है. हैज़ इंडियन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम फेल्ड. क्या इंडिया के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम फेल हुआ है. फॉर एग्जाम्पल, अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप इसमें पहले लिखोगे कि कितना है ना, क्या व्हाट ऑल इज हैपनिंग. रिपोर्ट्स में एग्जाम्पल्स के बारे में लिखोगे आप. फिर उसके बाद आप मे राइट अबाउट आवर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, कितना टाइम लगता है, कितने साल लगते हैं डिस्पोज होने में, सुप्रीम कोर्ट में एक पेंडेंसी है, बाकी सब चीज़ों में पेंडेंसी है, दैट जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड ऑलमोस्ट. तो इस तरीके के, तो ये आपने लिख दिया, तो यू हैव रिटन दैट सबस्टेंस कि है. बट एट द सेम टाइम देन जब एंड करना है, कंक्लूड करना है, तो उस समय व्हाट वी ऑट टू डू, सो टू ब्रिंग इन सर्टेन रिफॉर्म्स इन आवर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, कि ये करना चाहिए. हो सकता है फास्ट ट्रैक कोर्ट्स या जो कोर्ट
कोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो मैन पावर है, उसको बढ़ाना चाहिए। पुलिसिंग में या प्रोसिक्यूशन में किस तरीके की ट्रांसपेरेंसी लानी पड़ेगी, क्या क्या रिफॉर्म्स, वो आप लोगों ने पढ़ा होगा, वो कहीं ना कहीं पढ़ ही लिया होगा यार। अगर अभी नहीं पढ़ा है तो आगे आप पढ़ ही लोगे वो। तो कंक्लूजन में दैट वे फॉरवर्ड विल हेल्प। सिमिलरली जैसे एग्रीकल्चर का है या रूरल एंड अनएम्प्लॉयमेंट इज़ अ बिग इशू, तो लिखा हमने अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में, फिर क्यों नहीं हो रहा है, दोनों साइड है। एक सप्लाई साइड इश्यूज है कि हमारी जो चाहे कॉलेजेस हैं, हमारे जो स्कूल है, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, वो स्किल्ड यूथ प्रोड्यूस नहीं कर पाता है। इसी तरह से जो हमारे मार्केट्स है, मार्केट्स में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बहुत कम अवेलेबल है बिकॉज ऑफ सर्टन रीजंस। इसी तरह से देयर इज ऑल्सो मिसमैच बिटवीन व्हाट इज बीइंग प्रोड्यूस्ड एंड व्हाट इज एक्सपेक्टेड बाय द मार्केट। तो अलग अलग चीज़ें आप लिख सकते हो। फिर लास्ट में गुड कंक्लूजन वुड अगेन बी व्हाट इज द वे फॉरवर्ड। कि वे फॉरवर्ड से आप एक दो चीज़ें दिखाते, एक तो इट्स अ लॉजिकल कंक्लूजन है ना, मैं इसको बता दूंगा कि भाई तुम्हारी ये गलतियां हैं, तुम ये हो, दैट वुड नॉट सफिस। अगर मैं लास्ट में बता दूं आपको ये करना चाहिए, तो दैट मीन्स माई होल थिंग हैज़ अ पर्पस, तो दैट वुड हेल्प। और दूसरा, ये एक अच्छा कंक्लूजन भी दे देता है आंसर के लिए, और इसमें यू नॉर्मली डोंट मिस आउट एनीथिंग इन द क्वेश्चन। आप क्वेश्चन में उस चीज़ को एड्रेस कर देते हो, और अक्सर लोगों ने लिखा नहीं होता है, जिसने लिखा होता है दे गेट some additional marks for it. Maybe we'll have a question answer end पे, है ना, थोड़ा सा वो better रहेगा, तब otherwise everybody would be little disturbed. So this is the how part that I wanted to talk to you about. So इसके बारे में क्योंकि मोनोलॉग टाइप उतना ज़्यादा यूजफुल नहीं रहेगा, हम थोड़ी 10-15 मिनट विल हैव क्वेश्चंस ऑल्सो। आई वुड गो टू द लास्ट पार्ट विच आई फाइंड इज रियली इम्पोर्टेंट, इज द वाई पार्ट, है ना, कि ये मेहनत ये क्यों करनी है। सबसे पहले एक चीज़ अपने पास, दिस इज अ फैक्ट, दिस इज ट्रू, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है कि सिविल सर्विस इज इंडीड वन ऑफ द बेस्ट वेज ऑफ सर्विंग पीपल, बट दैट डज नॉट मीन इट इज द ओनली वे। एंड दिस ऑल्सो डज नॉट मीन कि एक बार कोई सिविल सर्वेंट बन गया देन ही विल सर्व पीपल, ओनली सर्व पीपल। ठीक है, आई हैव सीन सिविल सर्विस में आके भी कुछ लोग वो आर वेरी अनहैप्पी कि क्यों आ गए हम लोग, कहीं से छोड़ ये प्राइवेट जॉब कर लेते, वहाँ चले जाते, ये चले जाते, मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया। ये भी है, कुछ लोग ऐसे भी देखे हैं हु आर एक्सट्रीमली हैप्पी कि रिटायरमेंट के टाइम पे भी उनका यही होता है, अगर मुझे और एक ज़िंदगी मिल जाए तो मैं यही काम करूँगा। सो इसको इस दृष्टि से लेना है कि ये आप चाहते हो, दिस इज़ व्हाट यू वांट टू डू। ठीक है, इसको अपने आप पे सोशल प्रेशर या किसी दूसरे रीजंस की वजह से मेरे ख्याल से अपने ऊपर थोपना नहीं चाहिए, है ना। दूसरे भी फील्ड्स में लोग बहुत अच्छा कर सकते हैं, सोशल एक्टिविस्ट बहुत अच्छा करते हैं अलग अलग फील्ड्स में। तो द फर्स्ट पॉइंट इज ट्राई टू फिगर इट आउट। काफ़ी सारे लोग सिलेक्ट भी होते हैं जिनको हो सकता है इतना ज़्यादा सोचा नहीं होता है कि मैं क्यों कर रहा हूँ, किसी के पेरेंट्स ने बोला, किसी ने कुछ और बोला, दे क्लियर इट ऑल्सो। बट मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि एज एन एस्पिरेंट इट इज़ हाई टाइम दैट इस चीज़ पे भी थोड़ा सा सोचा जाए। इसलिए सोचा जाए क्योंकि अगर इंसान एक बार कन्विंस हो जाता है, इफ़ यू आर कन्विंस्ड कि मैं ये क्यों करना चाहता हूँ, तो वो आपका पैशन बन जाता है ना। एक देयर इज समथिंग कॉल्ड, अगर आपको टाइम मिले तो इसको पढ़ लेना आप, इकिगाई। किसने सुना है? इट्स ए जापानीज फिलॉसफी ऑफ लाइफ। So, इसमें दे हैव 3-4 चीजें हैं उनके। एक है दे समथिंग लाइक वन पार्ट इसका होता है व्हाट आई लव टू डू, कि मुझे क्या अच्छा लगता है। दूसरा आता है व्हाट आई एम गुड एट, व्हाट एम आई गुड एट।
तीसरा है इसमें एक, व्हाट डज द वर्ल्ड नीड। और एक रहता है, व्हाट गेट्स मी पेड। ओके, सो इट्स समथिंग लाइक दैट कि, और ये जो इन चारों का ओवरलैप, दैट दे कॉल इज इकिगाई। इट्स द बेस्ट पॉसिबल थिंग दैट वन कैन हैव इन लाइफ, कि आप वही काम करो जो आपको पसंद भी है, यू लव दैट, एंड वही काम है जिसमें आप बहुत अच्छे भी हो, वही काम है जिसमें आपको आपका रोजगार भी मिलता है, आप पेड भी हो जाते हो, और यही काम है जिससे दुनिया को फायदा भी हो सकता है। अब ऐसा पॉसिबल है कि somebody इस पोर्शन में है कि कोई काम बंदा है, he loves to do it, world also needs it, but he is not getting paid, या he is not good at it, उसको आता ही नहीं है वो, लेकिन करना वो चाहता है, ठीक है, तो अगेन दैट वुड बी एन इशू। दूसरा हो सकता है, तो उसको व्हाट ही नीड्स टू डू इज ही नीड्स टू वर्क ऑन द अदर टू। हो सकता है किसी को ये है, ही इज गुड एट डूइंग समथिंग, है ना, ही ऑल्सो लव्स टू डू इट, ही गेट्स पेड फॉर इट, बट दुनिया में उसको कोई फायदा, उससे किसी को फर्क नहीं पड़ता है। मे बी उसको खुद हो जाएगा, बट ही मे नॉट बी दैट सेटिस्फाइड इन द एंड, है ना। या कोई ऐसा भी हो सकता है, ही इज गेटिंग, है ना, पेड विद द वर्क, he is good at it also, the world needs it also, but उसको खुद अच्छा नहीं लगता है वो, he will always be unsatisfied. So try to figure this ikigai in you, कि what is it, क्या ये actually ऐसा है civil services, is this something that I really want to do, that I would love to do, is this the thing that I would be good at, is this the thing that will make some difference in the world, is it that thing which will also take care of my personal needs. So some people find it in civil services, some don't. I personally find it a lot. So in fact I really feel fortunate कि किस्मत थी that I got into the service, I got this opportunity. So every day, हर दिन this faith gets superimposed, हर दिन मुझे ये वापस हो जाता है। ऑफिस में जाते हैं तो लोग आते हैं, एज एन SDM हम लोग बिल्कुल, है ना, ग्राउंड में फील्ड लेवल पे काम करते हैं, तो कोई भी गरीब आदमी आते हैं, किसी के राशन का इशू है, NFSA की अपील का कुछ है, किसी का पेंशन वाला केस है, किसी के घर में उसकी ज़मीन है, बगल वाले बंदे ने, किसी गुंडे ने उस पर कब्जा कर लिया है, किसी को मारपीट की है, किसी को कोई लोग हैं हैरेस करते हैं, ये चीज़ है। देयर इज़ ऑलवेज अ रेमेडी इन आवर हैंड, कि थोड़ा सा भी एफर्ट लगा लेते हैं तो लोगों की बहुत फ़र्क पड़ती है, बहुत इट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस इन लाइफ। और मुझे सबसे पर्सनली द बेस्ट थिंग विच आई फाउंड इन द सर्विस इज पीपल पुट अ लॉट ऑफ फेथ इन यू। ठीक है, अगर आप मान लीजिए शायद मैनेजर है या कुछ दूसरे, आई एम नॉट सेइंग इट, मे बी इट्स नॉट राइट, तो पीपल वो आपके पीछे, है ना, ब्लाइंडली चल लेते हैं कि आप कुछ कर रहे हो तो यू विल बी एबल टू डू इट। सो दैट फेथ, है ना, वो फेथ जब आप देख लेते हो कि आप कुछ कह रहे हो और लोग करते हैं वो, एंड लोग डज नॉट मीन योर सबऑर्डिनेट पीपल, लोग बाई लोग आई मीन कॉमन पीपल। आई रिमेंबर हम लोग जब मैंने ज्वाइन किया था इन दैट प्लेस, इट्स अ वेरी ओल्ड टाउन बदनौर, बट आई वॉज द फर्स्ट SDM ऑफ दैट प्लेस। काफ़ी टाइम से वो किसी और के पास चार्ज था, तो ऑफिस में देयर वाज ओनली वन पर्सन विथ मी इन द ऑफिस, तो हम 2 लोग SDM ऑफिस चलाते थे, बट स्टिल दैट डजंट मीन वी कुडंट डू मच। तो देयर वाज दिस मार्केट के बगल में बस स्टैंड है, और ये मार्केट बिल्कुल रोड है, मेन रोड है। इस रोड पे बड़े बड़े ट्रक्स वगैरह रेगुलरली चलते हैं। जैसे बहुत सारे एनक्रोचमेंट्स थे पूरे मेन रोड पे, बड़े लोहे के कैबिन्स वगैरह रखे थे, तो आए दिन वहाँ पे कुछ ना कुछ एक्सीडेंट होता था। तो आई थॉट इनको यहाँ से शिफ्ट करना इज़
वेरी गुड। तो फिर आई गॉट द पीपल टुगेदर कि नहीं ये हटाना है, उनको भी समझाया, दे वर ऑल्सो ठीक है सर हम यहाँ से हट जाएंगे, ये प्रॉब्लम करता है। तो देन वी वर ट्राइंग टू लिफ्ट दोज, वो जो कैबिन थे, तो वो एक बड़ा सा एक क्रेन टाइप रहता है लिफ्टर, तो वो चेन से एक इमेजिन एक लोहे का एक कमरा जैसा रहते हैं वो, तो दिस कैबिन्स, उनको चेन से बांध के लिफ्ट करके ले जाते हैं। तो व्हेन वी वर टेकिंग देम, हमें वो साइड में एक जगह थी, वहाँ पे वी आर ट्राइंग टू पुट देम देयर। ये जो उस बीच में एक ड्रेन आती है, तो मेन रोड और जहाँ पे हम लोग वो कैबिन्स रखते थे, इट्स लाइक दिस, ये मान लीजिए रोड है, तो ये बस स्टैंड था, तो हमने यहाँ से इनको हटाया था, ओके। और यहाँ पे एक जगह थी फ्री, तो हमने इनको यहाँ आके रखना था। बट यहाँ पे देयर वाज अ ड्रेन, इस ड्रेन के ऊपर पत्थर रखे हुए थे, तो अगर ये क्रेन इसके ऊपर चल जाता तो ये जैसा, तो हमने जब ये उठाए और यहाँ पे रख दिए अभी, तो अब समझ ही नहीं आ रहा क्या करें। तो पीपल अराउंड, तो उन्होंने कहा सर आप बताएं, हम इनको हाथों से उठाएंगे। एंड दे ऑल, एक एक को 30-30 लोग, 50-50 लोग उठा के, इट वॉज वेरी हैवी। आई हैव, मेरे पास उसकी फोटोग्राफ्स है, वीडियोज, इट्स अ बिग लर्निंग, वन ऑफ द बिगेस्ट लेसन्स इन माई लाइफ, कि दे सॉ दैट यू आर डूइंग समथिंग गुड, दे हैड दिस फेथ। उन्होंने ये सभी कैबिन्स हाथों से उठा के दे पुट देम देयर। हमें मशीन की और में उसमें कुछ और करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, नहीं तो किसी का कुछ, जिनको इसके साथ कुछ ये भी नहीं था। इसी तरह से आई वेंट टू, मुझे स्कूल्स में बहुत जाना बड़ा अच्छा लगता है, आई गो टू स्कूल्स वेरी ऑफन। तो मैं शायद पहले 2-4 दिन में ही, मैं जहाँ पे मैं पोस्टेड हूँ, इट्स कॉल्ड मगरा बेल्ट। मगरा मीन्स पहाड़ी एरिया, जो अरावली हिल्स हैं, तो दैट हाफ ऑफ द सब डिविजन इज लोकेटेड इन दोज अरावलीज। सो वहाँ अफसर भी कभी जाते भी नहीं थे, बहुत, इट्स अ लिटिल फार फ्लंग। तो आई वेंट टू कपल ऑफ स्कूल्स, आंध्र के प्राइमरी स्कूल में देखा तो बच्चे है ना, दे आर जस्ट सिटिंग ऑन फ्लोर, और नीचे फ्लोर भी एकदम पत्थर टाइप का फ्लोर है। तो देन आई वाज लाइक, इनको व्हाट डू आई टेल देम, या कि भाई आप पढ़ाई नहीं करा रहे हो, ये नहीं करा रहे हो, जबकि इनको सिंपल बैठने तक की व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। तो समहाउ हमने कुछ, वी कलेक्टेड सम मनी अपने कुछ पर्सनल, कुछ दोस्तों से वगैरह से, तो 1-2 स्कूलों में हमने थोड़ा सा फर्नीचर लगा दिया। सो देन व्हाट वी डिड वाज, अब पूरे सब डिवीजन में बहुत सारे स्कूल हैं, वहाँ पे लगभग प्राइमरी स्कूल के बच्चे ही लगभग 6-7 हज़ार बच्चे हैं। तो और एसडीएम के पास इट डजंट हैव एनी मनी, यानी ऐसा कोई फंड नहीं होता है जिससे वो ही कुड डू इट। तो हमने क्या किया, जो लोकल लोग थे उस एरिया के, कोई दुकानदार था, कोई था, इनकी लिस्ट बना दी जिनके पास लगता था ये थोड़े से वेल ऑफ है, या वेल ऑफ, या इन जनरल जो इंटरेस्टेड वुड भी, ऐसे 20-30 लोगों की। इनफैक्ट इनको मैंने चिट्ठी लिख दी अपने इससे कि हम शिक्षा के संबंध में एक आवश्यक बैठक का आयोजन करना चाहते हैं, आपको निमंत्रण, आने के लिए निमंत्रण देते हैं। तो वी कॉल्ड देम, और हमने जब ये ऑफिस में आ गए, हमने कहा हमको एक जगह जाना है, मैं आपको वहाँ लेके जाना चाहता हूँ। सो इन सबको गाड़ियों में बिठा के इनको उस स्कूल में, 2 स्कूल में ले गए जहाँ हमने ये डाला था। अभी देख के तो बड़े ना, दे वर एक्साइटेड, और इतनी खुशी कि लाइक अच्छा ऐसे भी हो सकता है। तो हमने कुछ पूछा ही नहीं उनसे, दे वर लाइक वी वांट कि आप हमें बताओ हमें क्या करना है। मेरे ऑफिस का एक पियोन था जो मेरे साथ में आता था, जैसे कहीं जाते हैं तो वो कुछ हेल्प करने के लिए, उसको रास्ता वगैरह पता होता है, गाड़ी में साथ में आ जाता है वो। उसने कहा सर मेरी तरफ से 21,000। तो फिर एवरीवन, जितने भी थे वहाँ पे, हर किसी ने 5,000, किसी ने 1,000, किसी ने ये 1,000, ये चीज़। तो ब्लाइंडली किसी ने वहीं पे, कोई अगले दिन ऑफिस आके लेके आ गए। तो वी कलेक्टेड सम मनी। उससे हमने क्या किया, जितने भी हमारे पूरे सब डिवीजन में ग्राम पंचायत थे, ये तो दिस वाज एट हेडक्वार्टर जो सब डिवीजन मेन रहता है, जितने भी ग्राम पंचायत थे वहाँ पे हमने 2-2 स्कूलों में इस पैसे, जो यहाँ पैसा इकट्ठा हुआ था, इसे 2-2 स्कूलों में यही किया था। फिर जितने भी ग्राम पंचायत में, हर ग्राम पंचायत में सरपंच वगैरह जो रहते हैं, अपने पटवारी वगैरह, इनको भी यही इनसे काम करवाया कि जो गांव में लोग हैं, तो एक एक करके मैं, आई ऑल्सो विजिटेड एवरी ग्राम पंचायत। तो हमने लोकल लोगों को स्कूल में ले लिया,
उन्होंने देखा अरे ये तो अलग ही हो गया, ये तो बहुत अच्छा लग रहा है। वो खुद बैठ गए उन टेबल पे, चेयर पे, बच्चों से पूछ रहे थे आपको अच्छा लग रहा है, बच्चे बड़े खुश। तो इनसे दे वर सो हैप्पी कि हमने इनसे कहा कि अब ये जो है ये सभी स्कूलों में करना है। दे सेड विल डू इट। उन्होंने अपने पैसे से फिर जितने भी ग्राम पंचायत बाकी स्कूल थे उनमें वो सब ये कर दिया। सो जस्ट बाई प्योर फेथ और थोड़ा सा लोगों का मतलब दिस मच ट्रस्ट दे डू। वहाँ पे किसी के पास 1000 रुपये देना भी बहुत बड़ी बात है। दे वर्क अ लॉट। मतलब उनके उतना वहाँ न ज़मीन से उस एरिया में उतना कुछ निकलता है, मजदूर रहते हैं कई सारे, बाहर काम करते हैं। सो इससे जस्ट बाय दिस लगभग 6000 6500 बच्चों के लिए वी कुड put those desks and tables and और you won't believe this, मेरे लिए सबसे हम लोग क्या करते थे जब स्कूल जाते थे, जैसे प्राइमरी स्कूल है कोई, तो प्राइमरी स्कूल में जनरली 2 कमरे होते हैं या 3 कमरे, अनफॉर्चुनेटली होने तो 5-6 चाहिए, बट कई जगहों पे तो एक ही क्लास में होंगे, जैसे 2nd 3rd रखा होगा इन्होंने। इट्स स्टिल अ वेरी सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स इन मेनी प्लेसेस। तो हम लोग क्या करते थे, ट्रक में ये फर्नीचर और वो कारपेट्स वगैरह लेके जाते थे। तो क्लास में जाते थे, इनको बोलते थे बेटा आप ज़रा बैग वैग पैक करो। तो वो नीचे बैठे होते हैं तो बैग वैग पैक करते थे और दे वुड गो टू दी, इनको दूसरे रूम में अभी थोड़ी देर तुम बैठो। उनको दे हैव नो आइडिया व्हाट इज गोइंग टू हैपन। बहुत छोटे छोटे बच्चे फिर जो है इनमें लगवाते थे, चलो ये कारपेट लगा लो, बेंच वेंच सब डाल दो। फिर इनको कैसे थे हम आ जाओ, एंड यू दैट स्माइल ऑन दोज किड्स कि उनको कितना एक्साइटिंग और कितना ऑसम लगता था। इट वाज आई हैव नेवर सीन एनीथिंग मोर सेटिस्फाइंग देन दैट कि आप बस ना, यू कांट कैप्चर इट, यू कांट एक्सप्लेन इट, यू कैन जस्ट है ना, वो बस यू कैन फील इट, जस्ट सी इट कि वो बच्चे जब वापस आके कोई अपनी कुर्सी वो ना एक स्पॉट पकड़ता है और कोई यहाँ पकड़ता है, तुरंत बैठ जाते थे। देन यू सी देयर फेस, दैट्स लाइक सो दैट सेटिस्फेक्शन आई डोंट थिंक इससे ज़्यादा खुशकिस्मती हमारे लिए हो सकती है कि हम लोग ऐसा कुछ कर पाएँ। ये बहुत छोटी चीज़ है, इट्स नॉट अ कोई बड़ा कुछ। पीपल डू सच वर्क एवरी डे, बहुत अच्छा काम करते हैं। जस्ट टू बिकॉज मेरा छोटा सा एक्सपीरियंस है, तो दैट्स व्हाई आई वांटेड टू शेयर यू माय ओन पर्सनल एक्सपीरियंस। सो दिस इज समथिंग people put so much of faith, so much of love, so much of respect for you, and this makes a huge difference to the people. हमारे यहाँ क्या था, we had this child जो मैरिज है, चाइल्ड मैरिज अनफॉर्चुनेटली उस एरिया में बहुत ज़्यादा होता था। तो अब उसको भी, अब उससे क्या था, अगर अब देयर इज समथिंग कॉल्ड, हमारे जब एज SDM हम लोग एक वी आर सपोज टू समथिंग कॉल्ड इंक्वेस्ट अंडर CRPC 176 कि जब भी अगर कुछ डेथ्स होती है तो हमें डेथ के तुरंत में बाद वहाँ जाके उसमें इन्वेस्टिगेशन करना होता है, बॉडी एग्जामिन करनी होती है। जैसे अगर डॉवरी डेथ हो, जैसे अगर किसी लेडी की शादी के विदिन 7 years में डेथ हो जाती है, या कोई अननेचुरल डेथ हो, एक्सीडेंट डेथ वगैरह हो, तो उन वैसे केसेस में हमको तुरंत जाना पड़ता है। तो जब मैं वहाँ गया, मेरे पहले लगभग महीने में आई वेंट फॉर 3 inquests, 3 जगहों पे, जहाँ पे 3 लड़कियाँ थी। ऑल 3 of them had committed suicide in 3 different parts. तो अब वहाँ पहुँचे, हमारा ये होता है कि पूछना ये सुसाइड किसी ने मर्डर तो नहीं किया है, तो किसी को कोई संदेह तो नहीं है। रिश्तेदारों से पूछते हैं, बॉडी को देखते हैं, उसका एक रिपोर्ट हम भी बनाते हैं। पोस्टमार्टम तो डॉक्टर करते हैं, बट हमारे भी एक बॉडी पे कहीं ब्रूज तो नहीं है। अगर ये जो किसी ने फांसी दी थी खुद को, तो उसके यहाँ गले पे मार्क ऑफ लाइगेशन मार्क रहता है यहाँ पे, तो या किसी ने पॉइजन खाया है, उसके होंठ का ब्लूनेस वगैरह, कपड़े क्या पहने हैं, कहीं कपड़े में फटे तो नहीं है, क्या है, तो वो सब चीज़ें हम लोग देख के वी नोटेड डाउन। रिलेटिव से अगर लड़की है तो उसके दोनों साइड से उनके जो पीहर होता है या ससुराल होता है, उन सबसे लोगों से पूछते हैं कि किसी को कुछ ऐसा तो नहीं है कि इसमें किसी ने कुछ किया हो, कुछ ये चीज़। तो वो सब अक्सर क्या, जब आई वेंट टू ऑल द 3 places, तीनों जगहों पे किसी को कहा नहीं इसने तो खुदकुशी, इन तीनों ने खुदकुशी की है। कि किसी को कोई माता पिता को भी नहीं, ससुराल वालों ने कुछ नहीं किया, ससुराल वालों ने भी कहा माता पिता ने कुछ नहीं किया, किसी और ने कुछ नहीं किया।
तो ये था। फिर आई थॉट इसमें थोड़ा सा डिग इन डीप करने की कोशिश की मैंने। सो व्हाट आई फाउंड वाज कि ये जैसे देयर वाज एक लड़की थी, शी वाज ऑफ 17 ईयर्स। इसकी शादी इसके घर वालों ने कर दी थी लगभग कुछ 10 साल, 5-6 साल पहले शादी की थी। बट वहां पे एक ट्रेंड, काफी जगहों पे ट्रेंड है कि वो शादी कर देते हैं उनकी, लेकिन लड़की को अपने घर में ही रख लेते हैं। कुछ तो बेच भी देते हैं, दे ऑल्सो सेंड देम, बट सम दे कीप पीचेस। सो इन तीनों केस में दिस वाज द पैटर्न। इस पर्टिकुलर केस में था कि इसकी शादी हुई थी 5-6 साल पहले, हुई थी एक और गांव में, दूसरे गांव में, बट सेम कास्ट में। अब क्या हुआ था, शी प्रोबेबली वांटेड टू मैरी समवेयर एल्स, या उसको यहाँ शादी नहीं करनी थी। अब जब 17 साल की थी, इस गांव में, जहाँ दिस इज फैमिली 1, फैमिली 2, जिस फैमिली के यहाँ इसकी शादी हुई थी, तो फैमिली 2 के घर में कोई डेथ हुई थी। तो इसके घर वाले एक दिन पहले यहाँ गए थे, फैमिली 2 के यहाँ, दूसरे गांव में। वहां इनको ये फैमिली 1 वाले मिले जहां शादी हुई है। तो इन्होंने बातचीत करी कि हम परसों 2-3 दिन में लड़की आपके यहाँ भेज देंगे, विल सेंड हर टू योर ससुराल। वापस आके इन्होंने लड़की को बोला, शी डिड नॉट वांट टू गो इट, उसको पता भी नहीं कब शादी की है, क्या हुआ है। शी कमिटेड सुसाइड नेक्स्ट डे। सो इसके हार्ट में देयर वर लॉट ऑफ रीजंस, बट वन फैक्टर वाज चाइल्ड मैरिज। तो फिर हमने, जब ऐसा हुआ दैट दिस शुड नॉट हैपन, दिस वी वोंट लेट हैपन, तो फिर हमने क्या किया, हमने एक वी मेड ए कंट्रोल रूम अपने ऑफिस में, एक कंट्रोल रूम जिसमें 24/7 somebody is there, मोबाइल नंबर, लैंडलाइन, एवरीथिंग, किसी को भी सूचना देनी है तुरंत ही कैन गिव इट। नंबर 1। नंबर 2, हमने क्या किया, हमने हर गांव में एक मुखबिर नेटवर्क बना दिया, हर गांव में, और हर स्कूल में टीचर्स को बाय ऑर्डर उनको ये चीज़ किया है। जैसे स्कूल में बड़ा इजीली पता चल जाता है, जैसे कोई बच्ची है, स्कूल आती है, अचानक से बच्ची का स्कूल आना बंद हो गया, तो अगर उस बच्ची के सहेलियों से आप पूछोगे या दूसरे से पूछोगे, वो बता देंगे कि सर या मैडम उसकी तो शादी कर दी या ये चीज़ कर दी। तो स्कूल में ये किया कि जब भी ऐसा कोई केस होगा, इंस्टेंस होगा, तुरंत हमें बता दोगे। उस स्कूल में भी एक सेल बना दी, और हर गाँव में ये चीज़ रहता है कि ऐसे छोटे कुछ बच्चे रहते हैं, कुछ जवान रहते हैं जो चाहते हैं कि ऐसा नहीं हो, तो इनको आइडेंटिफाई करके हर गांव में हमने ये बताया। तो इनको भी ये था, तो कहीं पे भी नंबर 1 जो इम्पोर्टेंट था, जहाँ पे भी लगता था यहाँ होगा, कार्ड होगा या कुछ होगा, ये तुरंत इन्फॉर्म कर देते थे। तो हमने इसमें वो जैसे स्क्वाड टाइप रहते थे, इस तरह से रखे थे, तो फटाफट वहाँ कभी मैं हूँ तो मैं भी खुद पहुँच जाऊँगा, ऐसे ये तहसीलदार, तो वी तुरंत वहाँ जाके इंक्वायरी की किसकी कौन, अगर शादी हो रही है या होनी है किसी को, तो आप उसकी ये क्या कहते हैं उसका डेट ऑफ बर्थ या पता चल जाता है वो क्या है। तो जहाँ भी था तो उसमें प्रोविज़न है, हम लोग बाउंड डाउन करते हैं, जहाँ लगता है ये शादी करेंगे तो उनको पूरा पाबंद करके छोड़ देते हैं, ये करते हैं कि आप नहीं करोगे, उनसे एफिडेविट ले लेते हैं, या जहाँ कुछ हो रहा है तो उनके खिलाफ मुकदमा भी होता है, केस भी होता है, तो वी वुड डू दिस। देन आई रियलाइज वन मोर, इसमें एक बड़ा फ्लॉ होता था कि क्या होता था, जब भी कहीं पे किसी की शादी हो रही होती थी, उन्होंने ऑलरेडी बहुत पैसे खर्च किए होते थे, तो वहाँ पे बड़ा बैकलैश हो जाता था। बैकलैश मतलब लोकल कोई सपोर्ट नहीं करता था, और इनफैक्ट ये जो हमें खबर देते थे इनको भी बड़ा वो परेशान करते थे। सो द प्रॉब्लम हमारे लिए अप्रोच में ये था कि वी आर वर्किंग ऑन दैट पर्टिकुलर केस वेरी लेट, कि जब वो उस पॉइंट पे आ गया था कि अब उनकी शादी ही चल रही है, वो रोकनी है,
वी आर सपोज टू डू दैट, वो तो हम रोकते ही रोकते हैं. बट वी थॉट इज देयर एनी अदर वे जिससे हम इसके साथ कुछ करें. तो हमने क्या किया कि वी आइडेंटिफाइड ऐसे कौन कौन से टाइम है, जैसे अक्षय तृतीय एक दिन आता है, अक्खा तीज, उस टाइम पे काफ़ी सारी चाइल्ड मैरिजेस वगैरह होती हैं, और वो एक पर्टिकुलर सीज़न है जिसमें बहुत ज़्यादा मैरिजेस सीज़न होता है. तो हमने मैरिज सीज़न से पहले ही शुरू क्या किया कि हर जो हमारे आंगनवाड़ी वर्कर्स थे, जो हमारे पटवारी थे, हमारे ग्राम सचिव थे, इनको हम लोगों ने ट्रेनिंग दे दी कि जैसे जो एक्ट है, अक्सर लोगों को पता नहीं होता है, जैसे आप में से भी मैक्सिमम लोग, कितनी सज़ा होती है चाइल्ड मैरिज की करने की, अगर कोई कराता है बच्चे की चाइल्ड मैरिज. हाँ, 2 साल की सज़ा होती है और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना हो जाता है. तो इनको पता नहीं था कि ये चीज़, तो इसका हमने एक बड़ा सिंपल सा एक मॉड्यूल टाइप बना दिया, जैसे एक पन्ना रहता है पोस्टर टाइप, और उनको पैम्फलेट भी बड़े अच्छे से समझा दिया पहले कि यहाँ के हिसाब से लोगों को आप कैसे कन्विंस करोगे कि चाइल्ड मैरिज पहले नहीं करनी है. वो बता देंगे कि मेरे पास गरीब आदमी हूँ, या अपने अपने इतना ये था, कोई ऐसे तक ही बताया कि नहीं मैं शादी नहीं करेंगे, लड़की भाग जाएगी, लड़का भाग जाएगा, ऐसा कुछ. अब इस चीज़ को कैसे आप लॉजिकली और उनके सोशल सेटअप के साथ काउंटर करोगे. इट्स नॉट वेरी इजी टू एक्सप्लेन कि मैं किसी की बहुत सारे केसेस, लाइक हमने पैटर्न को इसको पढ़ने की कोशिश, जैसे घर में 2 बेटियां हैं या 2 बच्चे हैं, बड़े की शादी के साथ छोटी की कर दी, उनको लगता है इससे हमारे पैसे, अब बता देंगे मैं साहब कहाँ से पैसे लाऊंगा बाद में. इसी तरह से कोई लड़का है, लड़के की शादी करनी है दूसरी फैमिली में, ठीक है, फैमिली एक्स, जनरली कास्ट बहुत ज़्यादा फैक्टर है, तो कि सेम कास्ट में करनी है. मान लीजिए फैमिली वाई का लड़का है, बॉय है, इसको फैमिली एक्स की लड़की के साथ, हो सकता है इनके घर में एक बॉय हो, वो कहेगा कि मेरे बॉय इसके लिए भी लड़की, और ये लड़की छोटी हो, तो ये भी होता है कि बाद में क्या ये चीज़. इसी तरह से कई बार लॉर्ड ना, एक चीज़ हमको तो पहले लगता है लोग ऐसे पागल हैं, क्यों करते हैं ये चाइल्ड मैरिज, इतना गलत है. बट देन वन हैज़ टू गो थोड़ा सा डीप में कि समझने में कि इनका क्या है, व्हाट इज़ द रूट कॉज. क्या काफ़ी सारी जगहों पे क्या था, घर में ग्रैंडफादर होगा, इसकी डेथ हो गई, अब क्या, उसमें बहुत खर्चा होता है, उस खर्चे के लिए भी कई बार बच्ची की साथ में ही शादी कर देते हैं ताकि ये खर्चा बच जाए, या दोनों से एक ही काम हो जाए. तो अब दिस आर थिंग्स जिसमें इन चीज को एक एक करके वन हैज टू एड्रेस, तभी कोई कन्विंस हो पाएगा. तो फिर हमने वो पूरा ट्रेनिंग करके, मॉड्यूल करके, फिर पहले इनको लगा दिया कि हर गांव में जाके लोगों के साथ मिले, हर गांव में जाके उनको समझाया. इस तरह से पहले एक जो आंगनवाड़ी वाले जो थे, इनको भेज दिया, इन्होंने समझाया लेडीज़ को, फिर जेंट्स को भेजा, फिर जॉइंटली गए, फिर आई ऑल्सो वेंट, मेरे जितने भी SHO, मैं तहसीलदार, एवरीवन, तो साथ में जाके, तो हमने हर गाँव में जाके लोगों को इकट्ठा किया. तो उनके साथ मतलब नॉर्मली क्या होता है कि अगर हम अपन एज एन एडमिनिस्ट्रेटर जाते हैं फील्ड में, तो एक प्रेजेंस बड़ा फैक्टर रहता है. एक तो लगता है कि ये तो है, दूसरा वो बात सुनते हैं. अगर आप सुनने के लिए, अगर हम, इफ वी आर रेडी टू लिसन टू देम एंड अंडरस्टैंड देम, देन दे आर रेडी टू लिसन टू यू ऑल्सो. तो फिर उनको जैसे हम लोग सिंपल आई वुड स्टार्ट करते थे कि अच्छा, आप में से किस किस की बहुत जल्दी शादी हुई थी, तो अक्सर हाथ खड़ा करेंगे. तो फिर उनको इस तरह से, अरे आपको तो खुद पता होगा कि कम उम्र में शादी करने की वजह से आपको कितनी परेशानियां ज़िंदगी में झेलनी पड़ी. तो सब हाँ बहुत, तो ये चीज़, तो दे वुड से यस टू ऑल ऑफ दीज थिंग्स. फिर आप उनको समझाते हो क्यों नहीं करना चाहिए, क्यों हमारे बच्चों के साथ ये नहीं होना चाहिए. फिर एक पूरा ये साइकोलॉजिकल जो काउंसलिंग की तरह पहले अच्छे से, फिर हम उनसे वी वुड टेल देम अबाउट द लॉ ऑल्सो, कि देखो ये तो ठीक है, बट इसमें आपको देखना पड़ेगा, हमारे देश में कानून बना हुआ है, 2006 का कानून है, इसमें ये प्रावधान है कि अगर आप करोगे तो 2 साल की सज़ा होगी, 1 लाख का जुर्माना भी हो सकता है. हद ये भी है कि अगर कोई उस शादी में शामिल होता है, आपके पड़ोस में शादी हो रही है, चाइल्ड मैरिज, एंड यू हैव बिकम अ पार्ट ऑफ दैट मैरिज, इवन यू आर लायबल टू बी प्रोसिक्यूटेड अंडर द एक्ट, और आपको भी 2 साल की सज़ा और 1 लाख तक का जुर्माना हो सकता है. टेंट वाला है, अरे टेंट वाले कोई चीज़ है, पंडित जी हैं, पुरोहित है, वो शादी करता है, उसके लिए भी ये है.
when you open all these things up, तो उनके चीज wishes. So, fortunately this time we have not received एक भी this season, not even a single child marriage did take place in that area. So this is something. But yeah, these are some things which one is able to do. I'm sure आप में से जब जाएंगे in whichever field you will finally land up, आप में से काफ़ी civil servant इंशाल्लाह बनेंगे, some may give other services, there would always be so much of opportunity, there will always be, है ना, that opportunity in front of you that you can make some difference, you can make some change, and keep that thing in your mind and keep that thing as the most important driving force in your life. अपनी ज़िंदगी में सबसे बड़ा, है ना, मोटिवेशन, सबसे बड़ा मोटिवेटिंग फैक्टर इसी चीज़ को बनाए कि मुझे जो करना है, मुझे जो है मुझे कुछ ना कुछ ठीक करके जाना है. मेरी ज़िंदगी 30 साल, 40 साल, 50 साल रहे, 100 साल रहे, आई वुड मेक दैट एवरी डे काउंट, आई विल मेक दैट एवरी ईयर काउंट. तो तब जाके जब IAS का रिजल्ट आएगा, यू वोंट बी डिप्रेस्ड इवन इफ यू आर नॉट सिलेक्टेड, बिकॉज आपका गोल ये नहीं है कि आप IAS बन के एंड एक स्टेटस सिंबल की तरह, या योर गोल इज टू डू गुड. उस समय भी आपको यही चीज़ मोटिवेट करेगा कि इससे नहीं हो पाया, ऐसे नहीं हो पाया, मैं और एक रास्ता ढूंढ लूंगा, बट आई विल डू समथिंग गुड इन लाइफ, है ना. थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल.